हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट। स्वागत है आप सभी लोगों का क्रैश कोर्स के लेक्चर नंबर 8 में। आज बात करेंगे गवर्नमेंट बजट के बारे में। मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टार्टिंग के जितने भी टॉपिक नेशनल इनकम से रिलेटेड है, मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड है एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, सारा पहले ही कवर कर लिया है। आज अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका एग्जाम में इस बार कवरेज है 8 नंबर। बात करेंगे कौन कौन से पार्ट इस टॉपिक में से इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसके बारे में भी। लेकिन आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपकी तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए हमने एक क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन पब्लिश किया है, एक बुक पब्लिश की है जिसमें आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स तीनों से रिलेटेड एग्जामिनेशन वाइज प्लस चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलने वाले हैं विद सॉल्यूशन। बुक हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों में अवेलेबल है। बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर ऑलरेडी कवर किए हैं। प्लस बुक को परचेज करने के लिए एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, किस तरह से परचेज करेंगे, क्या फीचर्स रहने वाले हैं, उसके बारे में डिटेल वहां पर कवरेज है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार आप लोग चेक जरूर करें। बुक को परचेज करने के लिए ये फोन नंबर है, इनकेस इस फोन नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारा एजुकेशन इनसाइट्स ऐप डाउनलोड करके फिर वहां से चेक कर सकते हैं सारा कंटेंट। प्लस बुक का प्राइस जो पहले था 449, अब ये है 299। तो डिटेल वीडियो का लिंक नीचे है, एक बार चेक जरूर करें। अब बात करें अपने टॉपिक के बारे में सीधा। आज के लेक्चर में बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो है गवर्नमेंट बजट। इस लेक्चर में बात करने वाले हैं गवर्नमेंट बजट की क्या डेफिनेशन है, सिंपलेस्ट फॉर्म में इस डेफिनेशन को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों वर्ड केवल दो ही है, एक है गवर्नमेंट, दूसरा है बजट। गवर्नमेंट एक ऐसा सेक्टर है जो इकोनॉमी के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई करेगा। बाकी सारे सेक्टर्स को रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन एक्टिविटी में भी एंगेज्ड हो सकती है। दूसरा वर्ड है बजट। बजट का मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट में मैं रिकॉर्ड करूंगा मेरी इनकम या फिर मैं कैश कहां कहां से रिसीव करूंगा और उस कैश को कहां कहां खर्च करने वाला हूं आने वाले समय में। बजट का मतलब अ सिंपल स्टेटमेंट विच रिकॉर्ड्स कैश रिसीट्स, जिसे बोलेंगे सोर्सेज ऑफ फंड्स, एंड कैश पेमेंट्स, जिसे बोलेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। सोर्सेज ऑफ फंड्स का मतलब पैसा कहां से आएगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स मतलब पैसे को अप्लाई, पैसे को खर्च कहां करेंगे। ऐसे ही गवर्नमेंट बजट का मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जो सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। सरकार उस स्टेटमेंट में क्या बताएगी कि हम पैसा कहां कहां से रिसीव करेंगे और पैसे का कहां कहां खर्च या फिर एलोकेशन करेंगे। तो गवर्नमेंट बजट अ स्टेटमेंट विच रिलेट्स with estimated receipts and estimated expenditure। गवर्नमेंट अपने बजट में हमेशा आने वाले नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का बताएगी हम कितना कितना उस अकाउंटिंग ईयर में या फिस्कल ईयर में या फाइनेंशियल ईयर में पैसा जनरेट करेंगे और कहां कहां पर उस पैसे को करेंगे खर्च। गवर्नमेंट अपने बजट में, जिस बजट को हम यूनियन बजट भी कहते हैं, वहां पर एक्सप्रेस करेगी फाइनेंशियल बिल के थ्रू। गवर्नमेंट अपने बजट में, सरकार अपने बजट में फाइनेंशियल बिल के थ्रू एक्सप्रेस करेगी एस्टिमेटेड रिसीट कि हम कितना अनुमान लगा रहे हैं, पैसा कहां कहां से रिसीव करेंगे, और अपने एप्रोप्रिएशन बिल के अकॉर्डिंग बताएगी हम कहां कहां खर्चा करेंगे ऑफ द गवर्नमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर या फिर फिस्कल ईयर। तो सीधी भाषा में एक ऐसा स्टेटमेंट जिसके अंदर गवर्नमेंट ये मेंशन करेगी कि हम पैसा कहां से रिसीव करेंगे, और ये मेंशन किस फॉर्म में करेगी, ये करेगी फाइनेंस बिल के फॉर्म में, और उस पैसे को खर्च कहां करेंगे, एक्सपेंडिचर ये मेंशन कैसे करेगी, ये करेगी एप्रोप्रिएशन बिल के कंटेक्स्ट में। एप्रोप्रिएशन बिल का मतलब पैसे का एलोकेशन, और वो भी एक फाइनेंशियल ईयर या फिर फिस्कल ईयर के कंटेक्स्ट में। गवर्नमेंट हर साल जो बजट, जैसे करंट ईयर चल रहा है 2023-24, इस साल में गवर्नमेंट कुल जितना भी खर्चा करेगी उस खर्चे को जिस डॉक्यूमेंट में गवर्नमेंट मेंशन करेगी या जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू प्रेजेंट करेगी उस डॉक्यूमेंट को बोलेंगे एप्रोप्रिएशन बिल। और खर्चा गवर्नमेंट को करना है तो गवर्नमेंट ये भी तो बताएगी हम कितना कितना पैसा कहां कहां से रिकवर करेंगे या कहां कहां से जनरेट करेंगे, उस रिसीट को गवर्नमेंट फाइनेंशियल बिल में मेंशन करेंगे। अगला कहता है एज पर आर्टिकल 112 of the Constitution of India, government has to present this budget, that is union budget, in parliament। गवर्नमेंट को जो सपोज साल 2023-24 के लिए गवर्नमेंट बजट लेके आई, इस बजट को गवर्नमेंट पार्लियामेंट में पेश करेगी। ये कहां लिखा हुआ है, ये लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 112 के अंदर। फर्दर कहता है गवर्नमेंट जो बजट पेश करेगी उसे बोलेंगे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसे बजट का नाम नहीं देंगे, उसे बोलेंगे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो
गवर्नमेंट प्रेजेंट करेगी पार्लियामेंट में 1 फरवरी या फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द फेब। गवर्नमेंट जो बजट लेके आएगी आने वाले साल के लिए वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेगी फरवरी के फर्स्ट वर्किंग डे। अगर 1 फरवरी को सपोज छुट्टी का दिन है, संडे है, तो गवर्नमेंट 2 फरवरी को पेश करेगी। इसी लिखा हुआ है गवर्नमेंट विल प्रेजेंट दिस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुअरी इन पार्लियामेंट। और मेरा जो फिस्कल ईयर या फिर मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट कब से होगा? वो होगा 1 अप्रैल से और खत्म होगा 31 मार्च को। मतलब गवर्नमेंट जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट कर रही है पार्लियामेंट में, इस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वे सारे रिसीट्स और वे सारे एक्सपेंडिचर होंगे जो अगले साल, जैसे गवर्नमेंट ने 1 फरवरी 2023 को बिल प्रेजेंट किया, तो इस बिल में सारा कुछ मेंशन होगा 1 अप्रैल 2023 से जो भी रिसीट और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट जनरेट या फिर इनकर्ड करेगी, और 31 मार्च 24 तक का। कुछ समय पहले तक ये बिल गवर्नमेंट प्रेजेंट करती थी पार्लियामेंट में फरवरी के आखिरी वर्किंग डे को, लेकिन फिर बाद में ये चेंज कर दिया, अब ये प्रेजेंट होता है फरवरी के पहले वर्किंग डे को। फर्दर कहता है अब इस बजट के अंदर गवर्नमेंट प्रेजेंट करेगी 2 तरह के अकाउंट्स। कुछ अकाउंट शो करेगी फाइनेंस बिल के अंदर, कुछ अकाउंट शो करेगी एप्रोप्रिएशन बिल में। तो गवर्नमेंट अकाउंट जो है वो डिनोट करेगी 2 कंटेक्स्ट में, एक तो रेवेन्यू अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। गवर्नमेंट जितने भी अकाउंट है या जितने भी एलिमेंट इनकम एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट डिनोट करेगी अपने बिल के अंदर, वो 2 अकाउंट्स के अंदर डिवाइड रहेंगे। पहला रहेगा रेवेन्यू अकाउंट जिसमें रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड होगी, जिसमें रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूड होगी। और कैपिटल अकाउंट जिसके अंदर कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड होंगे। तो गवर्नमेंट का जो कुल जितना खर्चा होगा उस खर्चे में से जो रेवेन्यू नेचर के खर्चे होंगे वो कवर होंगे रेवेन्यू बजट के अंदर, और कुल रिसीट में से जो रेवेन्यू रिसीट्स कंसीडर की जाएगी वो भी कवर होगी रेवेन्यू अकाउंट के अंदर या फिर रेवेन्यू बजट के अंदर। तो मैं ये कह सकता हूं रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये दोनों गवर्नमेंट कवर करेगी रेवेन्यू अकाउंट या फिर रेवेन्यू बजट के अंदर, और जो कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर रिलेट करेगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से वो कवर करेंगे कैपिटल अकाउंट या फिर कैपिटल बजट में। ये बात थी बच्चों ओवरऑल गवर्नमेंट बजट की एक सिंपल सी डेफिनेशन, एक ऐसा स्टेटमेंट जो गवर्नमेंट बनाएगी आने वाले समय के लिए, जिसके अंदर गवर्नमेंट अपना एस्टिमेटेड रिसीट्स कितना होगा और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कितना होगा वो मेंशन करेगी। एस्टिमेटेड रिसीट मेंशन करेगी फाइनेंस बिल के थ्रू, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर मेंशन करेगी एप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू। ये बजट गवर्नमेंट को पेश करना है पार्लियामेंट में हर साल, वो भी 1 फरवरी को आने वाले समय के लिए। और ये पावर है आर्टिकल 112 में, या फिर ये कंप्लाइंस गवर्नमेंट को फॉलो करना है भारत के संविधान के आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंग। जो बजट पेश कर रहे हैं पार्लियामेंट में उसे बोलेंगे एएफएस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रेजेंट रहेगा आने वाले 1 अप्रैल से लेकर अगले 31 मार्च से रिलेटेड रहेगा आने वाले 1 अप्रैल से अगले 31 मार्च तक। और बजट में 2 तरह के अकाउंट्स होंगे, एक तो होगा रेवेन्यू अकाउंट जिसमें रिसीट्स एक्सपेंडिचर दोनों रेवेन्यू नेचर वाले इंक्लूड की जाएंगी, और जिसके अंदर होगा कैपिटल अकाउंट जिसमें इंक्लूड करेंगे एक्सपेंडिचर और रिसीट जो भी कैपिटल नेचर की हो। कि जो गवर्नमेंट बजट है, गवर्नमेंट बजट लेकर क्यों आती है, या फिर सीधी भाषा में गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं। तो गवर्नमेंट बजट के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो 3 फंक्शंस में डिवाइड है। पहला है एलोकेशन फंक्शन, दूसरा है रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और नंबर 3 जो है स्टेबलाइजेशन फंक्शन। एलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन और स्टेबलाइजेशन। एलोकेशन का मतलब गवर्नमेंट कहां कहां खुद खर्चा करने वाली है, या गवर्नमेंट रिसोर्सेज को हैंडओवर करेगी प्राइवेट सेक्टर को कि वो कहां कहां खर्चा कर सकते हैं। तो एलोकेशन का जो संबंध है वो है रिसोर्सेज को एलोकेट करने के साथ। दूसरा जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है, रीडिस्ट्रीब्यूशन का संबंध है इकोनॉमी की जो जीडीपी या फिर इकोनॉमी की जो इनकम जनरेट हो रही है उस इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन के कंटेक्स्ट में। और स्टेबलाइजेशन फंक्शन का संबंध है इकोनॉमी को स्टेबलाइज मतलब एक ऐसी स्थिति में, एक ऐसी कंडीशन में लेकर आना जहां पर ना कुछ महंगाई हो ना मंदी। तो 3 फंक्शन में डिवाइड है, एलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन और स्टेबलाइजेशन। सबसे पहले एलोकेशन फंक्शन। दिस फंक्शन इज कंसर्न्ड विद एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये फंक्शन कंसर्न्ड है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ। एक इकोनॉमी में जितने भी गुड्स बनाए जा रहे हैं, कुछ गुड्स सरकारी कंपनियां बना रही हैं गवर्नमेंट के अधिकार के अंदर, या कुछ गुड्स सरकार खुद नियंत्रण कर रही है उनका प्रोडक्शन, कुछ गुड्स बना रही हैं प्राइवेट कंपनियां। तो गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी हम रिसोर्सेज का एलोकेशन कैसे करेंगे, और वो किस फॉर्म में डिसाइड करेंगे। ऐसे गुड्स
जो आज समाज में हर एक व्यक्ति को रिक्वायर्ड है, या ऐसे गुड जो एसेंशियल हैं, जो लाइफ की नेसेसिटी है, इन गुड के प्रोडक्शन पर गवर्नमेंट होगी लिबरल। लिबरल होने का मतलब ऐसे गुड्स के प्रोडक्शन पर गवर्नमेंट बहुत कम रोक लगाएगी, या फिर ऐसे गुड के प्रोडक्शन पर कोई रोक टोक नहीं होगी। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऐसे गुड पर कम जीएसटी चार्ज करेगी। तो ऐसे गुड्स जो एसेंशियल हैं, गवर्नमेंट उन पर या तो जीएसटी की रेट रहेगी बिल्कुल जीरो, शून्य, या फिर ऐसे गुड पर जीएसटी रहेगा बिल्कुल कम, या जो भी इनडायरेक्ट टैक्स है वो। यदि रिसोर्सेज एलोकेट कर रहे हैं ऐसे गुड्स में जो बहुत हाई कॉस्ट के हैं, इसके अलावा जो आज मेरी सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ऐसे गुड्स पर जीएसटी की रेट रखेगी हाईएस्ट। जैसे आज बात करें वीट की, तो आज यदि किसान गेहूं बेचता है बाजार में, तो उस पर कोई भी जीएसटी नहीं है, क्योंकि गेहूं एसेंशियल आइटम है। वहीं बात करूं मैं सिगरेट, अब सिगरेट एसेंशियल आइटम नहीं है, इसको कंज्यूम करने से मेरी सोसाइटी पर इफेक्ट आएगा नेगेटिव, तो गवर्नमेंट सिगरेट के प्रोडक्शन पर जीएसटी रेट लगाती है हाईएस्ट, जो है 28%, जो है 28%। अब दोनों के प्रोडक्शन में ही रिसोर्सेज लगेंगे, वीट के प्रोडक्शन में भी रिसोर्स लगेगा और सिगरेट के प्रोडक्शन में भी रिसोर्स लगेगा। वीट के प्रोडक्शन में जो जमीन है उस पर खेती बाड़ी होगी, तो मेरा लैंड हो गया ऑक्यूपाई, जबकि सिगरेट के प्रोडक्शन में जितने भी पेड़ हैं वो काटने होंगे, जंगल काटने होंगे, तब सिगरेट का मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो दोनों जगह रिसोर्सेज का एलोकेशन है, लेकिन एक गुड एसेंशियल है, तो गवर्नमेंट वहां पर रिसोर्स एलोकेट करने का परमिशन देगा, वो भी विदाउट जीएसटी या फिर लो रेट ऑफ जीएसटी। जो मेनली अगर पैकिंग वाले एसेंशियल आइटम्स हैं उन पर जीएसटी की रेट है 5%, लेकिन ऐसे गुड्स जो नॉन एसेंशियल है प्लस सोसाइटी पर एडवर्स इफेक्ट ला रहे हैं, ऐसे गुड्स पर जीएसटी होगी हाईएस्ट, या फिर ऐसे गुड्स पर गवर्नमेंट कोई दूसरा टैक्स इंप्लीमेंट करेगी अदर देन जीएसटी। यहां कहता है दिस फंक्शन इज कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन गुड्स एंड सर्विसेज विद द मोटिव ऑफ बैलेंसिंग बिटवीन गोल्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। एलोकेशन कर क्यों रहे हैं, ताकि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उनका मोटिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जबकि गवर्नमेंट का मोटिव है सोशल वेलफेयर। तो जो संस्थाएं केवल प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रही हैं उन पर ज्यादा रेट ऑफ टैक्स इंप्लीमेंट करें, और जो संस्थाएं सोशल वेलफेयर या फिर कम प्रॉफिट जनरेट करने के लिए काम कर रही हैं या फिर एसेंशियल गुड का प्रोडक्शन कर रही हैं उन पर जीएसटी रेट अप्लाई करेंगे बहुत कम। आगे कहता है इन एन इकोनॉमी गुड्स आर ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक इन नेचर। इकोनॉमी के अंदर जितने भी गुड्स बन रहे हैं वो गुड्स कुछ प्राइवेट गुड्स माने जाएंगे, कुछ पब्लिक गुड्स माने जाएंगे। दोनों में क्या डिफरेंस है, प्राइवेट गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जिनके लिए जो लोग पैसा पेड कर रहे हैं वही कंज्यूम कर पाएंगे। जैसे आज मुझे यदि खाना खाना है होटल में, तो मैं पैसा पेड करूंगा तब मैं ऑर्डर कर सकूंगा, मैं कंजम्पशन अपना इंक्रीज कर पाऊंगा या फिर मैं वो गुड्स कंज्यूम कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं उस गुड को कंज्यूम नहीं कर पाऊंगा। तो प्राइवेट गुड मतलब ऐसे गुड्स जिनके लिए जो व्यक्ति पेड कर रहा है वही कंज्यूम करेगा, जो व्यक्ति पेड नहीं कर रहे हैं वो प्राइवेट गुड के कंजम्पशन के दायरे के बाहर रहेंगे। लेकिन पब्लिक गुड्स ऐसे गुड्स जिनके लिए जो व्यक्ति पेड कर रहे हैं या पेड नहीं भी कर रहे हैं सारे कंज्यूम कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को इस गुड के कंजम्पशन से एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। जैसे जितने भी हाईवेज हैं, पार्क हैं, ये सारे पब्लिक गुड्स हैं। हो सकता है पब्लिक गुड्स बनाई गवर्नमेंट ने हो सकता है पब्लिक गुड्स बनाई कंपनी ने हो। जैसे पार्क हैं, जितने भी इकोनॉमी के अंदर देश के अंदर पार्क हैं, कुछ पार्क ऐसे हैं जो सरकार ने डेवलप किए हैं और कुछ पार्क ऐसे हैं जो कंपनीज ने कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट के तहत डेवलप किए। हो सकता है कुछ पब्लिक गुड्स कंपनी मैन्युफैक्चर करे, प्राइवेट एंटिटी मैन्युफैक्चर करे, और कुछ गुड मैन्युफैक्चर करे गवर्नमेंट। लेकिन दोनों केस में कोई भी एंटिटी मैन्युफैक्चर करे, कोई भी व्यक्ति उसका कंजम्पशन कर सकता है, कोई भी व्यक्ति उस पर्टिकुलर गुड का आनंद ले सकता है। तो यह कहता है इन एन इकोनॉमी गुड्स कैन बी प्राइवेट और पब्लिक इन नेचर एंड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ। और इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस की बात कर चुके हैं। आगे कहता है बेनिफिट ऑफ पब्लिक गुड्स किन्हें अवेलेबल होगा, जो चाहे पेड कर रहे हो चाहे पेड नहीं कर रहे हो, विच मीन्स बेनिफिट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल एंड नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू वन पर्टिकुलर कंज्यूमर। जैसे रोड्स है, हाईवेज है, पार्क्स एक्सेट्रा। जबकि प्राइवेट गुड्स जो व्यक्ति इसके लिए पेड करेगा वही इस गुड को एंजॉय कर पाएगा, अदरवाइज जो पेड नहीं करेंगे वो इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। आगे कहता है अब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में हर एक प्राइवेट सेक्टर का मोटिव है कि हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें, सो गवर्नमेंट लेवी हाई रेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो वो प्राइवेट सेक्टर जिस गुड को प्रोड्यूस कर रहा है, अगर वो गुड इंजूरियस टू हेल्थ है या फिर सोसाइटी पर एडवर्स इफेक्ट लेके आएगा,
तो गवर्नमेंट उस पर हाईएस्ट रेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इंप्लीमेंट करेगा। डिपेंड करेगा कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी अप्लाई हो रहा है या फिर वेट अप्लाई हो रहा है, कौन सा अप्लाई होगा। एंड प्रोवाइड सब्सिडीज, और गवर्नमेंट खुद सब्सिडी प्रोवाइड करेगी किन गुड्स पर, जो आज सोसाइटी के लिए एसेंशियल है, इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है। सो गवर्नमेंट चार्ज और लेवी हाई रेट, लेवी का मतलब है चार्ज, गवर्नमेंट लेवी हाई रेट ऑफ जीएसटी ऑन दोज गुड्स विच आर विच प्रोवाइड्स नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी, व्हाइल गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडीज, अपनी तरफ से पैसा देगी सरकार, ताकि जो गुड्स बेनिफिशियल है सोसाइटी के लिए उनके प्रोडक्शन को एनकरेज किया जा सके। फर्दर कहता है with respect to excise taxes, necessity or life are exempted or taxed at low rates, comfort and semi-luxury are moderated taxed, and luxuries, tobaccos, petroleum product are taxed heavily। जो गुड्स नेसेसिटी ऑफ लाइफ माने जाते हैं उन पर गवर्नमेंट कोई भी जीएसटी अप्लाई नहीं करेगी, कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स अप्लाई नहीं करेगी। जो कम लग्जरीज माने जाते हैं या सेमी लग्जरी वाली कैटेगरी के उन पर अप्लाई करेगी नॉर्मल जीएसटी रेट, और जो सबसे ज्यादा लग्जरी वाले गुड्स हैं या जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, इन पर गवर्नमेंट हैवी रेट ऑफ टैक्स या फिर हैवी रेट ऑफ जीएसटी या हैवी रेट ऑफ वेट अप्लाई करेगी। बच्चों ये बात है एलोकेशन फंक्शन कि हमें रिसोर्स एलोकेट करने पड़ेंगे उसकी नेसेसिटी के अकॉर्डिंग। और एलोकेशन फंक्शन मेरा मेजर कंसर्न है केवल और केवल इनडायरेक्ट टैक्स की रेट के साथ। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो था, एलोकेशन फंक्शन जो था, जो मेजर कंसर्न है अपना इनडायरेक्ट टैक्स की रेट के साथ। दूसरा है रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब गवर्नमेंट जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो अलग अलग फॉर्म में करेगी। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब क्या है, आज इकोनॉमी में जैसे जैसे जीडीपी बढ़ती जा रही, इकोनॉमी की जैसे जैसे जीडीपी बढ़ रही है, क्या वेलफेयर बढ़ता है, क्या इकोनॉमी के अंदर वेलफेयर उसी फॉर्म में बढ़ेगा, तो इसका जवाब है नहीं। इकोनॉमी में जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगी क्या हर एक व्यक्ति के लिए गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन ज्यादा हो रहे हैं, नहीं। उन्हीं व्यक्तियों के लिए वेलफेयर राइज होगा, उन्हीं व्यक्तियों के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन या ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं जिनकी इनकम बढ़ी है। और इस बात का कोई भी संबंध नहीं है जीडीपी के साथ कि यदि जीडीपी हर बार इस बात का कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि हर बार जब जीडीपी बढ़ती है तो वेलफेयर बढ़ेगा ही, क्योंकि जीडीपी बढ़ने के साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी इनकम गिर गई या इनकम नहीं बढ़ी, उन लोगों के कंटेक्स्ट में वेलफेयर इंक्रीज नहीं होगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने दूसरा फंक्शन लेके आई, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जो मेनली कंसर्न है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ के साथ, ताकि हम इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन कर पाए। कैसे इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जिन लोगों की इनकम ज्यादा है गवर्नमेंट उन पर हाई रेट ऑफ टैक्स अप्लाई करेगी, और जिन लोगों की इनकम कम है उनसे कम रेट ऑफ टैक्स चार्ज करें या फिर उन पर कम इनकम टैक्स की रेट अप्लाई करें। आगे कहता है दिस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाई चेंज इन टैक्स रेट्स, और यहां पर किस टैक्स रेट की बात कर रहे हैं, यहां बात कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्स रेट्स की। इस जगह बात की जा रही है डायरेक्ट टैक्स रेट्स की, ऊपर वाले फंक्शन में बात की इनडायरेक्ट टैक्स रेट की। एंड सब्सिडीज एज ड्यू टू इनकम डिस्पैरिटीज, इनकम में असमानताएं हैं, दैट्स व्हाई वेलफेयर विल आल्सो चेंज, दोज पर्संस व्हिच हैव हाई लेवल ऑफ इनकम, वेलफेयर विल राइज इन कंटेक्स्ट ऑफ ओनली दोज पर्संस। पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ एन इकोनॉमी इज अनइवन, इनकम डिस्पैरिटी की वजह से वेलफेयर भी अनइवन है। पीपल जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है ज्यादा गुड्स खरीद सकते हैं, जबकि इनकी जिनकी इनकम कम है वो कम इनकम खरीद पाएंगे, कम गुड्स खरीद पाएंगे। आगे कह रहा है इसी वजह से डिस्पैरिटी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जिन लोगों की इनकम ज्यादा है उनसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर रही है, ताकि ऐसे हाउस होल्ड जिनकी इनकम कम है उनकी उनको गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड कराएगी, जिन्हें हम बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। और ट्रांसफर पेमेंट प्रोवाइड कराने की वजह से उनकी जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ने लगेगी। सो गवर्नमेंट अफेक्ट दी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ऑफ हाउस होल्ड। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की बात मैंने की थी नेशनल इनकम अकाउंटिंग वाले टॉपिक में, कि ऐसी इनकम जो हाउस होल्ड कमा रहे हैं और लेकिन टैक्स डिडक्ट करने के बाद हाउस होल्ड जितना पैसा इकोनॉमी के अंदर खर्च कर सकता है उसे बोला गया पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो गवर्नमेंट इस पीडीआई को इंक्रीज करती है, इंक्रीज कैसे करेगी, अपनी तरफ से डायरेक्ट कैश असिस्टेंस प्रोवाइड करके, या फिर अपनी तरफ से फ्री में कंसेशनल रेट पे, या फिर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करके। गवर्नमेंट imposes हाई टैक्स रेट्स ऑन दोज पीपल और दोज पर्संस हैविंग हाई लेवल ऑफ इनकम सो दैट पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैन बी डिक्रीज। तो ऐसे लोगों की इनकम जिनकी इनकम ज्यादा है इनकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम गिर जाएगी, और इन लोगों से टैक्स कलेक्ट करके
उस टैक्स को सब्सिडीज के फॉर्म में, ट्रांसफर के फॉर्म में बांटेंगे किन लोगों को, जिनकी इनकम पहले से ही कम है, ताकि उनकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो जाए। आगे बात करें तो इस दूसरे फंक्शन का अगर मैं शॉर्ट समरी बना दूं तो मेरा दूसरा फंक्शन जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, जो मेजर कंसर्न है डायरेक्ट टैक्स की रेट के साथ, क्योंकि इकोनॉमी में अगर जीडीपी बढ़ेगी तो हर बार वेलफेयर हर एक व्यक्ति के लिए सेम दिशा में इंक्रीज नहीं होगा, सेम दिशा में नहीं जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट इस डायरेक्ट टैक्स की रेट करती है इंक्रीज किन लोगों के लिए, जिनकी इनकम पहले से ही हाई है, इनकी इनकम पहले से हाई है, ज्यादा टैक्स अप्लाई करेंगे तो इनकी जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है वो हो जाएगी कम। और यहां से जो टैक्स वसूली की सरकार ने, जो टैक्स वसूली की, इस टैक्स को सब्सिडीज या फिर ट्रांसफर्स के फॉर्म में, ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर पेमेंट, डोनेशंस, लोगों को डायरेक्ट कैश असिस्टेंस प्रोवाइड करना, इसके फॉर्म में उन लोगों के बीच में बांटेंगे जिनकी इनकम कम है। और जैसे ही मैंने बांटा, सरकार ने बांटा, उनकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई। ये बात दूसरा फंक्शन है जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब बात करें तीसरे फंक्शन की जो है स्टेबलाइजेशन फंक्शन। स्टेबलाइजेशन फंक्शन कहता है इकोनॉमी में जब इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन है, महंगाई या फिर मंदी है। महंगाई या मंदी है क्यों? क्योंकि एट प्रेजेंट बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जहां पर कंट्रोल है प्राइवेट कंपनीज का, और प्राइवेट कंपनीज मतलब मार्केट फोर्सेस, कि मार्केट में जैसे जैसे किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी तो प्राइवेट कंपनी अपने आप उस प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी, और जैसे जैसे प्रोडक्ट की डिमांड गिरने लगी उसकी प्राइस डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। तो मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस डिटरमाइन करेंगे इकोनॉमी के इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन को, और मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के अकॉर्डिंग जो इकोनॉमी के अंदर साइकिल जनरेट होगा उसे नाम दिया गया है बिजनेस साइकिल का। सो स्टेबलाइजेशन फंक्शन स्टेट्स दिस इज कंसर्न्ड विद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दैट कैन बी अचीव्ड बाय बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब मार्केट में या सोसाइटी में, समाज में, देश में महंगाई का दौर है या फिर मंदी का दौर है, गवर्नमेंट चाहती है महंगाई को खत्म करना और मंदी को वापस रिकवर करना। इन दोनों कंडीशन से गवर्नमेंट चाहती है इकोनॉमी एक संतुलन वाली स्थिति में आ जाए। तो इस स्थिति को पाने के लिए सरकार को बैलेंस रीजनल ग्रोथ एडॉप्ट करना पड़ेगा और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी होगी। बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ का मतलब आज इकोनॉमी में फॉर एग्जांपल मंदी है, आज इकोनॉमी में है डिफ्लेशन, आज इकोनॉमी में सपोज है डिफ्लेशन, इकोनॉमी में है डिफ्लेशन, डिफ्लेशन मतलब मंदी का दौर, और मंदी के दौर में डिमांड कम होती है और सप्लाई होती है ज्यादा। आज डिमांड मार्केट में कम इसीलिए लोगों के पास रोजगार नहीं है, और जो छोटे छोटे कस्बों, छोटे छोटे गांव हैं वहां पर लोग आज अनएम्प्लॉयड है। तो सरकार क्या करेगी? सरकार या तो खुद वहां के लोगों को रोजगार दे। कैसे रोजगार देंगे? गवर्नमेंट ने रोड डलवाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि गांव से शहरों को जोड़ा जाए, या फिर हाईवेज बनाए जाए। तो गवर्नमेंट की एक फायदा ये, प्रॉपर्टी डेवलप हो रही, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर रही इकोनॉमी के अंदर, और इसके साथ साथ वो हाईवेज को बनाने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए लेबर। तो लेबर कहां से आएगी? लेबर आएगी उन गांव और कस्बों में से जहां बेरोजगारी ज्यादा है। तो डिफ्लेशन के दौर में गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी। तो एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई थ्रू दी कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। दूसरा, गवर्नमेंट उन छोटे कस्बों, यदि शहरों में बेरोजगारी है तो उन शहरों में, या फिर गांव में बेरोजगारी है तो उन गांव में खुद इंडस्ट्री सेटअप करे, कोई फैक्ट्री खोले, या फिर प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करे कि आप जाके उस एरिया में फैक्ट्री खोलो। गवर्नमेंट मेजर यहां पर उन्हें एनकरेज करेगी, उन्हें मतलब प्राइवेट कंपनी को एनकरेज करेगी किसी ऐसे एरिया में फैक्ट्री खोली जाए जो अभी बहुत पिछड़ा हुआ है शहरों के कंपैरिजन में। इसीलिए आया बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, ताकि जो रीजन है, वो पर्टिकुलर एरिया है जो शहरों के कंपैरिजन में पिछड़ा हुआ है, उसकी भी ग्रोथ हो पाए और वो शहरों के बराबर बैलेंसिंग वाली कंडीशन में आ पाए। तो गवर्नमेंट यहां पर प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करेगी कि आप जाके पिछड़े क्षेत्रों में
जो बैकवर्ड एरियाज है वहां पर जाके इंडस्ट्री सेटअप करें, वहां के लोगों को रोजगार दें, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, अपने आप डिमांड, उनके पास इनकम बढ़ेगी, तो इकोनॉमी के अंदर डिमांड क्रिएट होना स्टार्ट हो। तो गवर्नमेंट जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन जैसी कंडीशन आती है, तो बैलेंस रीजनल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जैसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करती है। आगे पढ़ें। एज वी नो इन अ फ्री इकोनॉमी मार्केट फोर्सेज डिसाइड्स डिमांड एंड सप्लाई इन एन इकोनॉमी, मार्केट फोर्सेज ही डिसाइड करेंगे डिमांड और सप्लाई को, बट गवर्नमेंट ऑलवेज कमिटेड टू सेव इकोनॉमी फ्रॉम द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द मार्केट। इकोनॉमी के अंदर मार्केट फोर्सेज तो डिसाइड कर रहे हैं कि क्या प्राइस रहेगी गुड्स की, क्या प्राइस रहेगी सर्विस की, लेकिन जैसे ही इकोनॉमी के अंदर महंगाई या फिर मंदी तीव्र हो जाती है, ज्यादा रेट से स्टार्ट हो जाती है, तब वहां पर गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना होता है ताकि महंगाई और मंदी को दूर करें और समाज में वापस पहली जैसी स्थिति ला सके। आगे कहता है दिस फंक्शन हेल्प्स इन डीलिंग विद द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिमांड। डिफ्लेशन की बारे में बात कर ली है। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब जब इकोनॉमी में महंगाई ज्यादा है, इन्फ्लेशन ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। अब डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम, सप्लाई कम क्यों रह गई? क्योंकि प्रोड्यूसर उतना माल बना नहीं पा रहे हैं जितना हाउस होल्ड डिमांड क्रिएट कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर। तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट या तो खुद खर्चा कम कर देगी, हो सकता है गवर्नमेंट की वजह से लोगों की इनकम ज्यादा है, गवर्नमेंट खुद खर्चे कम कर देगी, या फिर गवर्नमेंट लोगों को अट्रैक्टिव स्कीम ऑफर करेगी कि आप मार्केट में पैसा खर्च नहीं करें, आप पैसे को जमा कराएं सरकार के पास, आपको अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स मिलेंगी। आगे कहता है व्हेन डिमांड ऑफ गुड्स आर मोर देन इट्स सप्लाई, व्हेन डिमांड ऑफ गुड्स आर मोर देन इट्स सप्लाई इट लीड्स टू इन्फ्लेशन एंड गवर्नमेंट फॉर्म्स फिस्कल पॉलिसीज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तब गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसीज इंप्लीमेंट करेगी। फिस्कल पॉलिसी बच्चों आगे पढ़ने वाले हैं, जैसे मैंने बैंकिंग वाले टॉपिक में पढ़ा मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में, ऐसी फिस्कल पॉलिसीज के बारे में पढ़ूंगा आगे इसी टॉपिक के अंदर या फिर अगले चैप्टर में। आगे कहता है ऑन दी अदर एंड जब डिफ्लेशन होगा इकोनॉमी के अंदर, तब गवर्नमेंट वापस फिस्कल पॉलिसी इंप्लीमेंट करेगी। किस फॉर्म में? एनकरेज करेंगे प्राइवेट सेक्टर को बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री खोलें, या गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट करेगी लोगों को रोजगार देकर हाईवेज का कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। और जब गवर्नमेंट प्राइवेट इंडस्ट्रीज को ये कहती है आप बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री खोलो, तो वहां पर प्राइवेट इंडस्ट्री का ये भी क्वेश्चन रहेगा कि हमारे लिए क्या बेनिफिट है। तो वहां पर गवर्नमेंट प्राइवेट इंडस्ट्रीज को सब्सिडीज प्रोवाइड कराती है कि जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगा उसमें से कुछ पैसा हम कंट्रीब्यूट करेंगे, कुछ आप करें, या फिर आपको वहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी कंसेशनल रेट पर प्रोवाइड कराएंगे। आज जितनी भी इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं होगी जो बिना बिजली के कार्यरत हो, बिना बिजली के चलने वाली कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। तो गवर्नमेंट उन्हें वादा करती है आपको एक अट्रैक्टिव या फिर कंसेशनल रेट पर बिजली की सप्लाई की जाएगी, या फिर आपको टैक्स हॉलिडे प्रोवाइड करेंगे, कुछ समय तक आपसे कोई भी टैक्स वसूला नहीं जाएगा। ये बात थी बच्चों तीसरे फंक्शन की, स्टेबलाइजेशन की। वापस समरी बना लें तो स्टेबलाइजेशन फंक्शन जो कंसर्न है बैलेंस रीजनल ग्रोथ के साथ और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ। स्टेबलाइजेशन फंक्शन है क्या? इकोनॉमी में महंगाई या मंदी क्यों आई? क्योंकि आज इकोनॉमी में मार्केट सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस डिसाइड करते हैं इकोनॉमी का क्या स्ट्रक्चर रहेगा। तो जैसे ही महंगाई या फिर मंदी आई, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज करती है इंप्लीमेंट, जिन्हें बोला गया फिस्कल पॉलिसीज। इन्फ्लेशन के दौरान फिस्कल पॉलिसी इंप्लीमेंट करेगी, खुद खर्चा कम कर देगी ताकि महंगाई हो जाए कम, डिमांड हो जाए कम, या फिर लोगों को अट्रैक्टिव स्कीम प्रोवाइड कराएगी। डिफ्लेशन के दौरान गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर्स को सब्सिडीज प्रोवाइड कराएगी, टैक्स हॉलिडेज प्रोवाइड कराएगी, ताकि जो बैकवर्ड एरियाज हैं उन्हें डेवलप करें, वहां पर अपनी इंडस्ट्री ओपन करें और लोगों को रोजगार दें। ये बात थी बच्चों ओवरऑल। सेकंड नंबर टॉपिक जो था ऑब्जेक्टिव या फिर फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स या फिर गवर्नमेंट बजट का स्ट्रक्चर, कि गवर्नमेंट बजट में कौन कौन से कंपोनेंट इंक्लूड किए जाएंगे जिनके बेसिस पर गवर्नमेंट बजट होगा फॉर्म। लेकिन ये डिस्कस करने से पहले एक बार वापस डेफिनेशन रिकॉल करें गवर्नमेंट बजट की। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट आने वाले समय में, आने वाले फिस्कल ईयर में जो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से खत्म होगा 31 मार्च को, उसके दौरान कितना पैसा जनरेट करेगी, कितना रिसीट्स रिसीव करेगी जो प्रेजेंट करते हैं फाइनेंशियल बिल के थ्रू, और कितना खर्चा करेगी जो प्रेजेंट करते हैं एप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू। उस स्टेटमेंट को बोला गया है गवर्नमेंट बजट या फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो दो चीजें हमें डिस्कस करनी है, दो आइटम या फिर दो कंपोनेंट डिस्कस करने हैं, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर। जो बजट में रिसीट्स प्रेजेंट करेंगे उन्हें बोलेंगे बजटरी रिसीट्स, और बजट में जो एक्सपेंडिचर प्रेजेंट करेंगे उन्हें बोलेंगे बजटरी एक्सपेंडिचर।
तो यहां पर मेरा कैश का होगा इनफ्लो, इनफ्लो ऑफ कैश, जो फाइनेंस बिल के फॉर्म में कंसीडर किया जाएगा। और यहां पर होगा कैश का आउटफ्लो, कैश का रहेगा आउटफ्लो, जो एप्रोप्रिएशन बिल के कंटेक्स्ट में प्रेजेंट किया जाए। कैसे बोलेंगे? एप्रोप्रिएशन बिल, और इसे बोलेंगे फाइनेंस बिल। गवर्नमेंट जो भी रिसीट्स जनरेट करेगी, जो भी पैसा रिसीव करेगी, पैसा रिसीव कर सकती है दो माध्यम से। एक तो है रेवेन्यू रिसीट और दूसरा है कैपिटल रिसीट। पहला रिसीट का टाइप है रेवेन्यू और दूसरा है कैपिटल। ऐसे ही एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर भी दो कैटेगरी में क्लासिफाइड है, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये कंसीडर किए जाते हैं रेवेन्यू बजट में। और कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर ये कंसीडर किए जाएंगे कैपिटल बजट के अंदर। तो रेवेन्यू हो या कैपिटल रिसीट हो, इन दोनों की रिसीट से गवर्नमेंट का कैश इनफ्लो होगा, पैसा आएगा। और एक्सपेंडिचर चाहे रेवेन्यू नेचर का हो या कैपिटल नेचर का हो, यहां से पैसा जाएगा। अगली बात जो की जाए, अब बात करें डिटेल में कि रिसीट्स और कैपिटल, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी। तो सबसे पहला है रिसीट के अंदर रेवेन्यू रिसीट, या पहले बजटरी रिसीट की डेफिनेशन क्या है? रिसीट्स लीड्स टू कैश इनफ्लो और मनी रिसीट्स ड्यूरिंग फिस्कल ईयर। मैंने कैश इनफ्लो का मतलब बता दिया है, मैंने फिस्कल ईयर का मतलब बता दिया है। फ्रॉम ऑल दी सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट, सारे गवर्नमेंट के सोर्सेज के अकॉर्डिंग। अब इस डेफिनेशन को आगे डिस्कस करने से पहले मैं एक सिंपल एग्जांपल की बात करूं। एक दुकान के कंटेक्स्ट में, मैंने आज एक दुकान ओपन की, रेडीमेड गारमेंट्स की। मैं उस बिजनेस में, उस दुकान के अंदर मुझे कहां कहां से पैसा रिसीव हो सकता है? मैं पैसा रिसीव कर सकता हूं पहला, उस दुकान के माल को बेचकर। दूसरा, मैं पैसा रिसीव कर सकता हूं लोन पर लेकर, मतलब मैंने किसी से पैसा उधार ले लिया तो मेरे लिए तो कैश इनफ्लो ही हुआ। एक जगह जहां मैंने माल बेचा, जहां मैंने अपने गुड्स ऑफर किए कस्टमर्स को, उनसे पैसा रिसीव किया, वहां मेरी एसेट्स और लाइबिलिटीज में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन दूसरी जगह जैसे ही मैंने लोन लिया, मेरी लाइबिलिटी बढ़ना स्टार्ट हो गई। ऐसे ही गवर्नमेंट जो भी रिसीट्स जनरेट करेगी, जिससे गवर्नमेंट की एसेट और लाइबिलिटी स्टेटस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ना गवर्नमेंट की एसेट्स होंगी डिक्रीज, ना लाइबिलिटी होगी इंक्रीज। वापस एग्जांपल की बात करें तो मैंने जो बिजनेस ओपन किया था, मैं पैसा एक जगह लोन पर ले सकता हूं, माल बेचकर पैसा रिसीव कर सकता हूं। इसके अलावा मेरे रेडीमेड गारमेंट्स में जो दुकान के अंदर कुछ फर्नीचर है, इस फर्नीचर को बेचकर भी पैसा रिसीव किया जा सकता है। तो फर्नीचर बेचूंगा, कैश आएगा, लोन लूंगा तब भी कैश आएगा। लेकिन इन दोनों से, फर्नीचर बेचने से मेरी एसेट्स होंगी कम, लोन लेने से मेरी लाइबिलिटी होगी इंक्रीज। तो ऐसी रिसीट्स जिनसे एसेट्स गिरती है या फिर लाइबिलिटी बढ़ती है, उन्हें बोलेंगे कैपिटल रिसीट्स। और ऐसी रिसीट्स जिनसे एसेट और लाइबिलिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, उन्हें बोला गया रेवेन्यू रिसीट्स। या फिर रेवेन्यू रिसीट्स की दूसरी डेफिनेशन, ऐसी रिसीट्स जो गवर्नमेंट को अपने नॉर्मल फंक्शनिंग करने में मदद, नॉर्मल फंक्शनिंग के दौरान गवर्नमेंट जनरेट करती है। ऐसी रिसीट्स जो गवर्नमेंट अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग मतलब अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन ऑर्गेनाइजेशन के डेली रूटीन में जो भी पैसा रिसीव कर रही है, उसे बोला गया है रेवेन्यू रिसीट। एक बार देखें वापस रेवेन्यू रिसीट की डेफिनेशन। Those money receipts of the government which neither create any liability or decrease in the asset of the government. It is also known as non-redeemable. अब मेरी लाइबिलिटी बढ़ी ही नहीं तो मुझे लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं करना होगा। दैट्स वाई रेवेन्यू रिसीट इज नोन एज नॉन रिडीमेबल रिसीट्स। दो टाइप की है रेवेन्यू। अब गवर्नमेंट दो तरफ से रिसीट्स जनरेट कर सकता है रेवेन्यू के अंदर। पहला है टैक्स रेवेन्यू और दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू। गवर्नमेंट जितनी भी रिसीट्स रेवेन्यू के अंदर जनरेट करती है, वो दो फॉर्म में होंगी, एक तो टैक्स और दूसरा है नॉन टैक्स। जैसा कि हम जानते हैं गवर्नमेंट की जो मेजर इनकम है वो टैक्स के फॉर्म में ही, लेकिन टैक्स के अलावा गवर्नमेंट जहां जहां से इनकम जनरेट करेगी वो हम रखेंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट के अंदर। तो पहली बात की जाए टैक्स रेवेन्यू रिसीट की, तो ऐसी रेवेन्यू रिसीट्स जो टैक्स के फॉर्म में जनरेट होगी उन्हें बोला गया टैक्स रेवेन्यू रिसीट।
और टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स दो कंटेक्स्ट में गवर्नमेंट रेज कर सकती है, रिसीव कर सकती है। पहला है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। बात करें टैक्स की, पहले डेफिनेशन क्या है? टैक्सेस आर दी कंपल्सरी पेमेंट्स टू दी गवर्नमेंट हाउस होल्ड, टू दी गवर्नमेंट बाई हाउस होल्ड एंड फर्म्स। टैक्सेस जो कंपल्सरी पेमेंट है, करने ही करने होंगे, यूनिलेटरल ट्रांसफर माने जाते हैं, और ये पेमेंट होगा गवर्नमेंट को हाउस होल्ड और फर्म्स के द्वारा। यूनिलेटरल इसीलिए क्योंकि टैक्सेस पेड करने के कंटेक्स्ट में ये गवर्नमेंट से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हमें इसके बदले में क्या देने वाली है। आगे कहता है टैक्सेस दो कैटेगरी में डिवाइड है, नंबर वन है डायरेक्ट, नंबर सेकंड है इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स हमेशा याद रखेंगे, ऐसा टैक्स जो इनकम पर अप्लाई होगा या फिर ऐसा टैक्स जो लोगों की प्रोग्रेस के ऊपर डिपेंड करता है। लोगों की जैसे जैसे प्रोग्रेस होती जाएगी, लोगों की इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, ये टैक्स रेट भी बढ़ती जाएगी, उसे बोला गया डायरेक्ट टैक्स। इसीलिए डायरेक्ट टैक्स को प्रोग्रेसिव टैक्सेस का नाम भी दिया गया। डायरेक्ट टैक्स आर ऑल्सो नोन एज प्रोग्रेसिव टैक्सेस बिकॉज एज लॉन्ग एज इनकम ऑफ द पीपल राइजेस, टैक्स रेट ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेस राइजेस। जैसे जैसे इनकम, अगर बात करें हिंदुस्तान में इनकम टैक्स रेट स्लैब की, तो जिन लोगों की इनकम 5 लाख तक है इन्हें कोई भी टैक्स पेड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही इनकम 5 लाख से ऊपर होगी तो लोगों को टैक्स पेड करना होगा पिछले 2.5 लाख पर। पिछले 2.5 लाख मतलब 5 लाख से पिछले 2.5 लाख हैं, उस पर टैक्स की रेट 5%, और अगले 5 लाख पर टैक्स की रेट 20%। इनकम 10 लाख से ऊपर है तो 10 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम रहेगी उस पर 30% टैक्स रेट। तो इसका मतलब इनकम जैसे जैसे लोगों की बढ़ने लगी, टैक्स रेट भी बढ़ने लगा। इसे कवर करेंगे डायरेक्ट टैक्स रेट के अंदर। तो गवर्नमेंट एक जनरेट कर रही है डायरेक्ट टैक्स। आगे कहता है इसके अंदर इंक्लूड करते हैं इनकम टैक्स जो अप्लाई होगा इंडिविजुअल पे, कॉर्पोरेट टैक्स जो अप्लाई होगा फर्म्स पे, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स जो एबॉलिश हो चुका है, खत्म हो चुका है। आगे कहता है ऑल्सो बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्ट टू दी अदर्स। इस लाइन का मतलब समझ में आएगा जब इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे। मैंने डायरेक्ट टैक्स की बात कर ली, ऐसे टैक्स जो लोगों की इनकम से संबंधित है। दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स, ऐसे टैक्स जिन्हें लोगों की इनकम से कोई भी मतलब नहीं है। लोगों की इनकम चाहे बढ़े या गिरे, इन टैक्सेस की रेट हमेशा रहेगी फिक्स्ड। जैसे आज एक 10,000 रुपए का मोबाइल अगर कोई रिक्शे वाला परचेज करेगा, या फिर एक व्यक्ति जो करोड़ों का मालिक है, जो महीने में करोड़ों या लाखों रुपए कमाते हैं, वो भी 10,000 रुपए का मोबाइल परचेज करेंगे, तब भी दोनों को जीएसटी की रेट 18% ही देनी होगी। आज एक मोबाइल रिक्शा वाला खरीदे जो सपोज महीने का कमाता है 10,000 रुपए या 20,000 रुपए जो भी इसकी इनकम है, और एक व्यक्ति जो महीने के कमाता है 10 लाख, यदि दोनों 10,000 वाला मोबाइल खरीदेंगे तो रिक्शे वाले को भी 18% जीएसटी पेड करनी होगी और दूसरे व्यक्ति को भी 18% जीएसटी पेड करनी होगी। अगर यही बात होती ऊपर प्रोग्रेसिव टैक्स की, तो रिक्शे वाले को कोई भी जीएसटी पेड, कोई भी इनकम टैक्स पेड नहीं करना था, जबकि उस व्यक्ति को इनकम टैक्स पेड करना होता। यही बात मैंने की रिग्रेसिव टैक्सेस की, तो रिग्रेसिव टैक्सेस का इफेक्ट कभी भी इनकम के कंटेक्स्ट में नहीं आएगा। तो दैट्स व्हाई indirect taxes are also known as regressive taxes because these are not concerned with the progress of a person। जिसके अंदर इंक्लूड करेंगे, indirect tax में इंक्लूड करेंगे सर्विस टैक्स, सेवाओं पर लगने वाला कर जो जीएसटी आने के बाद एबॉलिश हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स जीएसटी के आने के बाद ये भी एबॉलिश हो गया, लेकिन कुछ गुड्स ऐसे अभी भी हैं जिन पर वैट अप्लाई होता है। सेंट्रल सेल्स टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एटसेट्रा, ये सारे ही इनडायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। ऑल्सो बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्ट टू अदर्स, और इसके साथ साथ जो इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन है वो दूसरे व्यक्तियों को शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन हमेशा वही व्यक्ति बियर करेगा जो फाइनली उस गुड को कंज्यूम करेगा। जैसे आज किसी दुकानदार ने एक मोबाइल फोन खरीदा वापस रीसेल करने के लिए, तो दुकानदार ने जो जीएसटी पेड किया उस जीएसटी को वो अपने ग्राहक से वसूल कर लेगा। तो अल्टीमेट जीएसटी किसने बियर करी? उस ग्राहक ने। तो इसीलिए कहते हैं यहां पर जो बर्डन है टैक्स का वो फर्दर शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन इस जगह डायरेक्ट टैक्स के अंदर उस बर्डन को शिफ्ट नहीं करेंगे। मैंने जो आज इनकम कमाई, मैंने सरकार को टैक्स पेड कर दिया, अब इस जो टैक्स पेड मैंने किया उस टैक्स को आगे फर्दर शिफ्ट नहीं किया जा सकता किसी गुड या फिर सर्विस के अगेंस्ट। ये बात थी बच्चों सबसे पहला रेवेन्यू रिसीट का टाइप जो था टैक्स रेवेन्यू रिसीट। अब दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स।
नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट कहता है ऐसी रिसीट्स जो अदर देन टैक्स रिसीट्स हैं। अब सरकार को टैक्स के अलावा कहां कहां से इनकम है? सरकार डोनेशन रिसीव करती है, इसके अलावा गवर्नमेंट की जो अंडरटेकिंग्स हैं, गवर्नमेंट की जो पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो बिजनेस चल रहे हैं, जैसे आईआरसीटीसी है, जो ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट रन कर रही है, वहां से इनकम जनरेट कर रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट फीस फाइन्स पेनल्टीज के थ्रू इनकम जनरेट कर रही है। और गवर्नमेंट इनकम जनरेट कर रही है जो इन्वेस्टमेंट किया है शेयर्स या फिर डिवेंचर में, वहां पर इंटरेस्ट की इनकम या फिर डिविडेंड की इनकम। तो ऐसी इनकम जो टैक्स रिसीट्स के अलावा है उसे नाम दिया गया है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स का, जिसके अंदर कवर करते हैं गवर्नमेंट की पीएसयूज की इनकम, गवर्नमेंट ने जो इन्वेस्टमेंट किया है उस पर डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट, गवर्नमेंट ने जो कैश ग्रांट या फिर डोनेशन रिसीव किया है इंटरनेशनल या फिर फॉरेन कंट्रीज से, और गवर्नमेंट जो भी फीस फाइन्स या फिर पेनल्टीज कलेक्ट कर रही है। इसके अलावा एसचीट भी यही कवर करेंगे, जो भी गवर्नमेंट स्पेक्ट्रम की इनकम जनरेट करी है वो भी यही कवर करेंगे। तो बच्चों, ये बात थी रेवेन्यू रिसीट्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स की। इस टॉपिक में या इस पूरे चैप्टर में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव, गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। ऐसे ही आगे जो टॉपिक है कि कैपिटल रिसीट क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। अब अगली बात करते रिसीट के बाद। मैंने रिसीट में एक पार्ट पढ़ लिया है रेवेन्यू। अब बात करें आज के लेक्चर के आखिरी टॉपिक की, जो है कैपिटल रिसीट। अब कैपिटल रिसीट क्या है, डेफिनेशन की बात कर चुके हैं। ऐसी रिसीट्स जिनसे लाइबिलिटी बढ़ती है, एसेट्स होती है कम, उन्हें बोला गया कैपिटल रिसीट, जिसके अंदर इंक्लूड करेंगे जो गवर्नमेंट ने लोन लिया है। गवर्नमेंट लोन आरबीआई से ले सकती है, गवर्नमेंट लोन पब्लिक से ले सकती है, गवर्नमेंट लोन ले सकती है फॉरेन कंट्रीज से या फिर इंटरनेशनल बॉडीज से। तो इट इंक्लूड्स व्हेन गवर्नमेंट टेक्स लोन फ्रॉम द पब्लिक, आरबीआई का, और फॉरेन कंट्रीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इट लीड्स टू राइज इन लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को ये लोन फर्दर रीपेड करने हैं आने वाले समय में। फर्दर कहता है सिमिलरली ऐसे ही जब गवर्नमेंट अपनी एसेट्स बेचती है, एसेट्स जैसे गवर्नमेंट ने अपनी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है वो बेच दी, अपनी जो पीएसयूज है उसके शेयर बेच दिए किसी दूसरी एंटिटी को, तो वहां से जो पैसा जनरेट हुआ रिसीट है, लेकिन यहां से एसेट्स हो गई कम, इसीलिए कैपिटल रिसीट है। Similarly, when government sells an asset, that it means that in future its earning from that asset will disappear. Thus, these receipts can be debt creating or non debt creating. तो जो पहला वाला जो कंपोनेंट था इसे नाम दिया गया डेट क्रिएटिंग का। ये डेट क्रिएटिंग बात कर रहे हैं इसके कंटेक्स्ट में। और जो दूसरा वाला है वो है नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट। एसेट्स बेचेंगे तो कोई भी डेट क्रिएट नहीं होगा, वो नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट है। इसके अंदर इंक्लूड किया गया है सेल ऑफ शेयर्स इन पीएसयूज, पीएसयू के शेयर गवर्नमेंट ने बेच दिए, डिसइन्वेस्टमेंट। इसके अलावा इंटरनल बोरोइंग्स, अपने देश की जनता से, बैंक्स से या फिर प्रोड्यूसर से, फर्म से। जो एक्सटर्नल बोरोइंग है जो गवर्नमेंट कर रही है फॉरेन कंट्री से या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, हो सकता है वो किसी कंसेशनल रेट पे लिया हो, या हो सकता है वो कमर्शियल बोरोइंग्स हो जिसमें कोई भी कंसेशनल या फिर कंसेशन की रेट इंक्लूड नहीं है। ये बात थी बच्चों ओवरऑल रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट के बारे में। इस लेक्चर में बात करने वाले हैं बजटरी एक्सपेंडिचर के बारे में, कि गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंस आने वाले समय में करने वाली है जिसे प्रेजेंट करती है एप्रोप्रिएशन बिल के फॉर्म में, उस एक्सपेंडिचर के टाइप कितने होंगे। मैंने पिछले लेक्चर में बात कर ली है रिसीट के टाइप्स के बारे में। तो अब देखें एक्सपेंडिचर के टाइप, दो टाइप है, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे जिनसे कैश का होगा आउटफ्लो, लेकिन गवर्नमेंट की एसेट्स ना ही इंक्रीज होगी ना लाइबिलिटी होगी डिक्रीज, उन्हें बोला गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दोज एक्सपेंडिचर which are other than capital expenditure, or we can say those expenditure which leads to cash outflow but no increase in asset or decrease in liability. Definition: expenditure incurred for the purpose other than creation of asset, मतलब increase in asset or decrease in liability, known as revenue expenditure. Further it says it includes government spending on day to day operational expenses.
अब डे टू डे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस पे जो भी गवर्नमेंट खर्चा करेगी, गवर्नमेंट जो भी पब्लिक सर्विसेज में खर्चा करेगी, गवर्नमेंट जो भी खर्चा करेगी अपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, वो सारा इंक्लूड किया जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था रेवेन्यू रिसीट के अंदर नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट, रिसीट के अंदर नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट, ये गवर्नमेंट जो इनकम कमा रही है पीएसयू से, तो पीएसयू में लोग काम कर रहे हैं तो लोगों को गवर्नमेंट तनख्वाह बांटेगी। इसके अलावा गवर्नमेंट इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो भी लोन लिया हुआ है, जो भी गवर्नमेंट ने लोन लिया हुआ है, जो भी कैपिटल रिसीट है, उस कैपिटल रिसीट पर गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट पेड करेगी उसे भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नाम दिया गया है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करेंगे सैलरी जो गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज को दे रही है, गवर्नमेंट जो सब्सिडीज प्रोवाइड करा रही है बैलेंस रीजनल ग्रोथ के लिए फर्म्स को, या फिर इनकम और वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंडिविजुअल्स को, इसे भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नाम कहा गया है। क्योंकि सब्सिडीज देने से ना गवर्नमेंट की एसेट्स इंक्रीज होंगी ना लाइबिलिटी कम होगी, और गवर्नमेंट जो ग्रांट सहायता प्रोवाइड करा रही है स्टेट गवर्नमेंट को, जिसे बाद में गवर्नमेंट रिकवर नहीं करेगी, ये कुछ कंपोनेंट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के। डेफिनेशन बात मैंने कर ली है, ऐसे खर्चे कैश का आउटफ्लो होगा, एसेट्स इंक्रीज नहीं होंगी और लाइबिलिटी डिक्रीज नहीं होंगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे जिनसे गवर्नमेंट की आइदर फिजिकल एसेट्स क्रिएट होंगी, गवर्नमेंट जो भी खर्चा करेगी, ऐसे खर्चे जिनसे गवर्नमेंट की एसेट्स इंक्रीज होनी चाहिए उन्हें बोला गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर, या फिर ऐसे खर्चे जिनसे गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज डिक्रीज होनी चाहिए, गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज होनी चाहिए डिक्रीज। गवर्नमेंट एसेट या फिर कोई भी व्यक्ति एसेट दो फॉर्म में क्रिएट करता है, एक क्रिएट करेगा फाइनेंशियल एसेट और दूसरा क्रिएट करेगा फिजिकल एसेट। फिजिकल एसेट गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में जो भी गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है वो आएगा फिजिकल एसेट के अंदर, हाईवेज कंस्ट्रक्ट करवाए हैं, रोड्स बने हैं, पुल बने हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी है गवर्नमेंट की, वो आएगा फिजिकल एसेट के अंदर। और फाइनेंशियल एसेट में आएगा गवर्नमेंट ने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है सिक्योरिटीज में। फर्दर कैपिटल एक्सपेंडिचर लीड्स टू रिडक्शन इन फाइनेंशियल लायबिलिटीज, जो सरकार ने पहले लोन लिया, लोन का पेमेंट करेंगे तो वो माना जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, गवर्नमेंट जो भी इन्वेस्टमेंट कर रही है शेयर्स में या फिर फाइनेंशियल एसेट्स में, गवर्नमेंट जो भी लोन्स एंड एडवांसेस दे रही है स्टेट गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट की एसेट्स बढ़ रही है, गवर्नमेंट मशीनरी लैंड इक्विपमेंट परचेज कर रही है, या गवर्नमेंट बोरोविंग्स को करती है रीपेड, उसे बोला गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये बात थी बच्चों ओवरऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर की, ऐसे खर्चे जिनसे एसेट्स इंक्रीज नहीं होंगी, लाइबिलिटी डिक्रीज नहीं होंगी, वो रेवेन्यू है, एसेट्स इंक्रीज होंगी, लाइबिलिटी डिक्रीज होंगी, वो कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किए जाते हैं डे टू डे नॉर्मली फंक्शनिंग के लिए, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर किए जाते हैं भविष्य में इनकम जनरेट करने के लिए। लेक्चर में बात करने वाले हैं गवर्नमेंट बजट के टाइप्स कितने हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स, उन कंपोनेंट्स के बेसिस पर ही हमें गवर्नमेंट बजट के टाइप का क्लासिफिकेशन करना है। टाइप्स का मतलब खर्चे और इनकम के बेसिस पर कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी संभव है। जैसे सरकार जो भी खर्चा अपने बजट में प्रेजेंट कर रही है उसे बोल रहे हैं बजटरी एक्सपेंडिचर, और जो भी गवर्नमेंट एस्टिमेशन लगा रही है रिसीट्स का उसे बोल रहे हैं बजटरी रिसीट्स। तीन ही कंडीशन पॉसिबल है। पहली कंडीशन जब ये दोनों इक्वल हो, दूसरी कंडीशन जब ये दोनों अनइक्वल हो, दूसरी कंडीशन जब ये दोनों अनइक्वल हो। अनइक्वल में भी हो सकता है एक्सपेंडिचर कम है रिसीट से, या हो सकता है एक्सपेंडिचर ज्यादा है रिसीट से। तो यदि मोटा मोटी बात करूंगा तो दो कंडीशन बन गई, इक्वल हो या अनइक्वल हो। अनइक्वल में दो कंडीशन और बन गई, या तो एक्सपेंडिचर कम हो रिसीट्स ज्यादा हो, या फिर एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रिसीट्स कम हो। तो इन्हीं कैटेगरीज को नाम दिया गया है टाइप्स का। तो गवर्नमेंट बजट दो टाइप का है मेजर, पहला बैलेंस्ड बजट और दूसरा अनबैलेंस्ड बजट। गवर्नमेंट बजट मेजर दो टाइप का, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। एक ऐसा बजट जहां पर गवर्नमेंट जो भी रिसीट्स जनरेट करेगी वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के इक्वल रहेगा, उसे नाम दिया गया बैलेंस्ड बजट का। और जब गवर्नमेंट की रिसीट्स एक्सपेंडिचर के इक्वल नहीं होगी उसे नाम दिया गया है अनबैलेंस्ड बजट का। अब इसके अंदर दो कंडीशन संभव है, जब रिसीट्स ज्यादा है एक्सपेंडिचर से, ये कंडीशन, दूसरी जब रिसीट्स कम है एक्सपेंडिचर से।
तो इस कंडीशन में जब गवर्नमेंट की रिसीट्स ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो गवर्नमेंट को हो गया फायदा, इसीलिए इसे बोलते हैं सरप्लस बजट या फिर बजट सरप्लस। और यहां पर गवर्नमेंट को हो गया नुकसान, इसे बोलेंगे डेफिसिट बजट या फिर बजट डेफिसिट। तो ओवरऑल गवर्नमेंट बजट दो ही कैटेगरी में क्लासिफाइड, फर्दर दूसरी कैटेगरी और दो कैटेगरी में क्लासिफाइड। देखें यह कहता है बैलेंस बजट मींस व्हेन बजटरी एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के जो कुल बजटरी एक्सपेंडिचर है, और बजटरी एक्सपेंडिचर में क्या क्या शामिल होगा, बजटरी एक्सपेंडिचर में शामिल होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो सरकार खर्चा कर रही है अपनी पीएसयू में, जो सरकार खर्चा कर रही है सब्सिडीज देने में, जो सरकार खर्चा कर रही है सब्सिडीज हाउस होल्ड को या फिर प्रोड्यूसर्स को, या फिर जो सरकार खर्चा कर रही है इंटरेस्ट में, वे सारे खर्चे यहां शामिल होंगे। और जो गवर्नमेंट खर्चा करेगी आने वाले समय में एसेट्स को क्रिएट करने में या फिर लाइबिलिटीज को पेड ऑफ करने में, इस खर्चे का टोटल बोला गया है बजटरी एक्सपेंडिचर। तो जब बजटरी एक्सपेंडिचर इक्वल है टोटल बजटरी रिसीट्स के, अब टोटल बजटरी रिसीट्स में क्या क्या आएगा, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट में टैक्स रेवेन्यू रिसीट और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। तो एक ऐसा बजट जहां पर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के रिसीट्स के होगा इक्वल, उसे नाम दिया है बैलेंस बजट का। और वी कैन से व्हेन सम ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट आर इक्वल्स टू द सम ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जब कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट का टोटल कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बराबर है, उस बजट को बोला गया है बैलेंस्ड बजट। तो ये इक्वेशन है मेरी बैलेंस बजट की। व्हेन बजटरी रिसीट्स आर इक्वल्स, यहां आएगा बजटरी रिसीट्स, बजटरी, व्हेन बजटरी रिसीट्स आर इक्वल्स टू द बजटरी एक्सपेंडिचर, इट इज नोन एज बैलेंस बजट। या फिर इसे और एक्सपांड करके लिखें तो रिसीट दो टाइप की, रिसीट कैपिटल, रिसीट रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर दो टाइप के, कैपिटल और रेवेन्यू। और रेवेन्यू में इंक्लूड करेंगे कैपिटल, रिसीट में इंक्लूड करेंगे रिसीट में कैपिटल वाले बोरोइंग्स डिसइन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू वाले टैक्सेस फीस ग्रांट्स, एक्सपेंडिचर में यदि कैपिटल है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और या फिर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो सैलरी सब्सिडीज एक्सेट्रा। ये बात थी बच्चों फर्स्ट टाइप की बैलेंस्ड बजट की। यहां पर क्वेश्चन इस फॉर्म में आ सकता है कि यदि, अगर मैं एक क्वेश्चन की बात करूं, तो यदि रेवेन्यू रिसीट ज्यादा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, और इसका जो आउटकम है, दूसरी कंडीशन जब मेरा कैपिटल रिसीट कम है कैपिटल एक्सपेंडिचर से, और इसका जो आउटकम है, ये दोनों ही आउटकम इक्वल है, मेरा रेवेन्यू रिसीट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है लेकिन कैपिटल रिसीट कैपिटल एक्सपेंडिचर से कम है, लेकिन दोनों से जो आउटकम या दोनों से जो वैल्यू निकल के आ रही है वो इक्वल है, तो यहां कौन सा बजट माना जाएगा, इस बजट को बोलेंगे बच्चों बैलेंस बजट। अल्टीमेट क्या क्या रहा है, इन दोनों को प्लस कर दें, रिसीट रिसीट वाली को और एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर वाली को प्लस कर लें, तो दोनों ही साइड इक्वल हो जाएंगी। जैसे मैं अगर वैल्यू भी लगा दें, सपोज मेरा रेवेन्यू रिसीट है 1000 और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 950, फॉर एग्जाम्पल। कैपिटल रिसीट है गवर्नमेंट की सपोज 250 और कैपिटल एक्सपेंडिचर है 300, तो मैं रिसीट वाले पोर्शन को एक साइड लिख दूं 1250 और कैपिटल वाले पोर्शन को एक साइड, सॉरी एक्सपेंडिचर वाले पोर्शन को एक साइड, तो आ गया 1250 बराबर 1250, या फिर 1000 माइनस 950, ये आउटकम आ गया 50, कि 50 से रेवेन्यू 50 करोड़ से रेवेन्यू ज्यादा है एक्सपेंडिचर कंपैरिजन में, और इस साइड 50 रिसीट कम है, कैपिटल रिसीट कम है एक्सपेंडिचर से, तो अल्टीमेट दोनों का बैलेंस आ गया इक्वल। तो इस तरह का बजट माना जाएगा बैलेंस्ड बजट। अगला है अनबैलेंस्ड बजट, एक ऐसा बजट जहां पर रिसीट्स और एक्सपेंडिचर इक्वल नहीं होंगे, उसे बोला गया अनबैलेंस्ड बजट। दो कैटेगरी में क्लासिफाइड, बजट सरप्लस और बजट डेफिसिट या फिर डेफिसिट बजट। बात करें पहले बजट सरप्लस की। अब बजट सरप्लस है क्या, एक ऐसा बजट जहां पर गवर्नमेंट की जो बजटरी रिसीट्स हैं, जो बजटरी रिसीट्स हैं कौन कौन सी, गवर्नमेंट की जो बजटरी रिसीट्स हैं रेवेन्यू और कैपिटल, ये गवर्नमेंट की बजटरी एक्सपेंडिचर रेवेन्यू और कैपिटल इनसे है ज्यादा। जब गवर्नमेंट की टोटल रिसीट्स टोटल एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, उसे बोलेंगे हम सरप्लस बजट या फिर बजट सरप्लस। इसको इस फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं
कि सपोज रेवेन्यू रिसीट तो ज्यादा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, लेकिन कैपिटल रिसीट कम है कैपिटल एक्सपेंडिचर से। अब इस साइड का जो आउटकम है उसकी वैल्यू है ज्यादा कैपिटल वाले आउटकम के कंपैरिजन में। तो सीधी बात, रिसीट से जो सरप्लस जनरेट हुआ है वो एक्सपेंडिचर के डेफिसिट से ज्यादा है। रिसीट में हुआ है फायदा, यहाँ कैपिटल में हुआ है घाटा। रेवेन्यू वाले ट्रांजेक्शन में है फायदा, कैपिटल वाले ट्रांजेक्शन में है घाटा, लेकिन ये ओवरऑल फायदा इस घाटे से है ज्यादा। तब ये माना जाएगा बजट सरप्लस या फिर सरप्लस बजट। अगला है बजट डेफिसिट। तो एक ऐसा बजट जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की रिसीट्स रहेगी कम, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होगा ज्यादा। अब रिसीट्स में वापस कौन से आ जाएंगे, गवर्नमेंट की रिसीट्स में जितना भी कैपिटल रेवेन्यू दोनों है, और एक्सपेंडिचर है वापस कैपिटल और रेवेन्यू दोनों। तो गवर्नमेंट की रिसीट्स कम है एक्सपेंडिचर ज्यादा है, उसे बोलेंगे हम बजट डेफिसिट या फिर डेफिसिट बजट। अब ये जो डेफिसिट बजट है वो तीन कैटेगरी में क्लासिफाइड है, रेवेन्यू, फिस्कल और प्राइमरी, जिनके बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ये मैंने बात की ओवरऑल गवर्नमेंट के बजट के टाइप्स, दो टाइप्स, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड वापस दो टाइप का, डेफिसिट और सरप्लस, और डेफिसिट फर्दर तीन टाइप का, रेवेन्यू, फिस्कल और प्राइमरी। अगर इसका मैं यहीं पे चार्ट बना दूं तो जो गवर्नमेंट बजट है ये फर्दर दो टाइप का, पहला बैलेंस्ड बजट और दूसरा अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड वापस दो टाइप का, एक तो सरप्लस, बजट सरप्लस, और एक बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट फर्दर तीन टाइप का, ये आएगा रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। ये बात की बच्चों ओवरऑल आज के लेक्चर के बारे में। अगले लेक्चर में बात करेंगे डेफिसिट के तीनों टाइप्स के क्या फॉर्मूले रहेंगे। इस लेक्चर में बात करने वाले हैं जो हमने पिछली कैटेगरी की बात की डेफिसिट बजट की, जो टाइप था अनबैलेंस्ड बजट का। तो उस डेफिसिट बजट के जो तीन टाइप्स थे, प्राइमरी, फिस्कल और रेवेन्यू, इन तीनों टाइप की बात करेंगे। पहले डेफिनेशन की, फॉर्मूले की। सबसे पहले बात है रेवेन्यू डेफिसिट की। तीनों ही बजट में, चाहे रेवेन्यू हो, फिस्कल हो या प्राइमरी हो, तीनों में याद रखना है रिसीट्स होगा कम और एक्सपेंडिचर होगा ज्यादा। सबसे पहला रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट में वर्ड आ रहा है रेवेन्यू। तो गवर्नमेंट बजट के जो कंपोनेंट है रेवेन्यू से रिलेटेड, वो कंपोनेंट यहां कवर होंगे। रेवेन्यू से रिलेटेड दो ही कंपोनेंट है, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के डिफरेंस से यदि डेफिसिट जनरेट होता है तब उसे बोलेंगे रेवेन्यू डेफिसिट बजट। गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के डिफरेंस की वजह से जो डेफिसिट जनरेट होगा, डेफिसिट कब आएगा, जब रेवेन्यू रिसीट कम है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तब आएगा डेफिसिट। और इस तरह के बजट को बोला जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट। देखें क्या कहता है डेफिनेशन, इट इज द नेट आउटकम ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट्स। गवर्नमेंट के रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन का जो नेट आउटकम है उसे बोला गया है रेवेन्यू डेफिसिट। और आउटकम को रेवेन्यू डेफिसिट केवल तब बोला जाएगा जब रिसीट्स कम होगी एक्सपेंडिचर से। आगे कहता है इट मींस एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट। या मैंने अगर यहाँ पे डेफिनेशन की फॉर्म, यदि यहाँ पे फॉर्मूले को डेफिनेशन में कन्वर्ट किया जाए तो फॉर्मूला मैंने क्या बना दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से माइनस कर देंगे रेवेन्यू रिसीट, तब आ जाएगा मेरा क्या आ जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट। क्या फॉर्मूला बन गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स इक्वल्स टू रेवेन्यू डेफिसिट। डेफिनेशन क्या बनी, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट इज नोन एज रेवेन्यू डेफिसिट। फर्दर कहता है इन अदर वर्ड्स वी कैन से व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर मोर देन रेवेन्यू रिसीट्स दिस नेट आउटकम इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू डेफिसिट। तीनों का मतलब एक ही है। फर्दर इट मे बी पॉसिबल that due to revenue deficit budget is in surplus or in deficit or balance। अब ये जरूरी नहीं है कि हर बार यदि रेवेन्यू डेफिसिट है तो गवर्नमेंट का जो बजट है वो हमेशा ही डेफिसिट आए। मैंने गवर्नमेंट बजट के
एक टाइप पढ़ा था बैलेंस्ड, एक था सरप्लस, एक था डेफिसिट। जो अनबैलेंस के दो पार्ट थे, सरप्लस और डेफिसिट। अब क्या ये हर बार जरूरी है कि गवर्नमेंट कहती रेवेन्यू डेफिसिट है तो जो बजट है वो भी हमेशा डेफिसिट में रहेगा? नहीं, हो सकता है रेवेन्यू तो डेफिसिट में है लेकिन कैपिटल सरप्लस में है, कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन से गवर्नमेंट को हुआ है बेनिफिट। वापस मैं डेफिनेशन फॉर्म में कन्वर्ट करूं या फिर मैं एक सिंपल से एग्जांपल से डिस्कस करूं, तो मेरा रेवेन्यू तो है डेफिसिट में, रेवेन्यू डेफिसिट में। सपोज गवर्नमेंट को 50 करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट हुआ है। गवर्नमेंट जो भी खर्चे कर रही है पीएसयूज में, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, इनकम कम पड़ रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो कैपिटल रिसीट्स जनरेट की और कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्चा किया, हो सकता है ये 50 करोड़ आ जाए, हो सकता है ये आ जाए 45 करोड़, या हो सकता है ये आ जाए 60 करोड़। मतलब गवर्नमेंट ने जो कैपिटल रिसीट्स जनरेट की वो कैपिटल एक्सपेंडिचर से ज्यादा है। हो सकता है वो 50 करोड़ ही ज्यादा हो सकता है वो 45 करोड़ ही ज्यादा हो, और हो सकता है वो 60 करोड़ ज्यादा हो। यदि 50 करोड़ ज्यादा होगा तो मेरा कैपिटल आया सरप्लस में, रेवेन्यू है डेफिसिट में, ये मेरा बजट आ गया बैलेंस्ड, ये मेरा बजट आ गया बैलेंस्ड। लेकिन कैपिटल सरप्लस में कितना? केवल 45, रेवेन्यू डेफिसिट में कितना? 50। तो नेट क्या आया? नेट आया 5 करोड़ का डेफिसिट। तो वहां से आ जाएगा मेरा कौन सा बजट? डेफिसिट बजट। तीसरी कंडीशन, यदि 60 आया तो 60 करोड़ का कैपिटल से सरप्लस है, जबकि रेवेन्यू से मुझे डेफिसिट है 50 करोड़, तो यहां से आ गया सरप्लस। तो अलग अलग केसेस में ये संभव है रेवेन्यू डेफिसिट की वजह से बजट वापस डेफिसिट में आ जाए, बजट आ जाए सरप्लस में, या बजट आ जाए बैलेंस में। उम्मीद करता हूं ये जो बात है वो क्लियर हो चुकी है, ये कॉन्सेप्ट हो चुका है क्लियर। मैंने फॉर्मूले की बात कर ली है, फॉर्मूला रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। अब अगली बात करें फिस्कल डेफिसिट की। तो बच्चों फिस्कल डेफिसिट को पहली लाइन पढ़ लें, इट इज ऑल्सो नोन एज बोरोइंग। बोरोइंग क्यों कहेंगे इसके बाद आगे करने वाले हैं। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है गवर्नमेंट जो कुल खर्चे कर रही है, कुल खर्चे मतलब गवर्नमेंट की जो टोटल एक्सपेंडिचर, इन कुल खर्चों के कंपैरिजन में गवर्नमेंट ने कितना रिसीट्स जनरेट किया है। अब रिसीट्स के अंदर दो थे, रेवेन्यू और कैपिटल। कैपिटल रिसीट्स के कौन कौन से कंपोनेंट थे? कैपिटल रिसीट्स गवर्नमेंट जनरेट कर सकती है लोन लेकर, और कैपिटल रिसीट गवर्नमेंट जनरेट कर सकती है डिसइन्वेस्टमेंट से, डिसइन्वेस्टमेंट और लोन। गवर्नमेंट ने जो खर्चे किए, सीधी बात, खर्चा आज किया है तो पेमेंट करना ही करना होगा। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट खर्चा कर दे पेमेंट करे ही नहीं, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। गवर्नमेंट यदि खर्चा कर रही है तो पेमेंट करना होगा। अगर गवर्नमेंट ने खर्चे का पेमेंट नहीं किया तो मानी जाएगी गवर्नमेंट डिफॉल्टर है, और गवर्नमेंट की इकोनॉमी के अंदर और इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रेडिटेबिलिटी है, जो इज्जत है, वो इज्जत गिरने लग जाएगी, क्रेडिटेबिलिटी इरोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने जितना खर्चा करेगी उतना पेमेंट करना जरूरी है। तो गवर्नमेंट जो भी इनकम जनरेट करेगी दो फॉर्म में करेगी, रिसीट जनरेट, कैपिटल रिसीट्स भी दो फॉर्म में जनरेट करेगी, एसेट्स बेचकर या फिर लोन लेकर। मुझे फिस्कल डेफिसिट के अंदर ये निकालना है कि गवर्नमेंट ने जो कुल खर्चा किया, इस कुल खर्चे के लिए ऐसा कितना खर्चा है जो हम मीट आउट नहीं कर पाए अपने रेवेन्यू रिसीट से और डिस इन्वेस्टमेंट से। ऐसा कितना खर्चा है जो मैं मीट आउट नहीं कर पाया, गवर्नमेंट मीट आउट नहीं कर पाई अपने रेवेन्यू रिसीट और अपने डिस इन्वेस्टमेंट से, ताकि क्लियरली ये पता लग सके कि हमें कितना लोन और लेना है। और एग्जांपल की बात करें, सपोज गवर्नमेंट का जो इस बार खर्चा हुआ वो हुआ 500 करोड़ का, सरकार का खर्चा हुआ 500 करोड़ का। तो 500 करोड़ खर्चा है तो पेमेंट तो 500 करोड़ ही करना होगा। गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू रिसीट है, जो गवर्नमेंट ने टैक्स से रिसीट जनरेट करी, जो भी रिसीट जनरेट की नॉन टैक्स रिसीट्स के थ्रू, नॉन टैक्स रेवेन्यू के थ्रू, वो आया टोटल 400 करोड़। गवर्नमेंट की बात आई कैपिटल रिसीट की, तो गवर्नमेंट ने डिस इन्वेस्टमेंट से 80 करोड़ तो जमा कर लिए, गवर्नमेंट ने पूरे 78 मार लिए, गवर्नमेंट पूरे 480 करोड़ ही जुटा पाई। गवर्नमेंट ने कैपिटल रिसीट में डिस इन्वेस्टमेंट से एसेट्स बेच दी, तब 80 करोड़ रुपए रिसीव करे, और 400 करोड़ अपने रेवेन्यू रिसीट के थ्रू। अब सरकार को 20 करोड़ कम पड़ रहे हैं, सरकार 20 करोड़ क्या करेगी? अब 20 करोड़ लेना होगा लोन।
20 करोड़ सरकार को लेना होगा लोन इस खर्चे को पेड करने के लिए। और लोन कौन सी रिसीट है? वो है कैपिटल रिसीट। इसीलिए कहता है फिस्कल डेफिसिट में इस लोन को अभी इंक्लूड मत करो डेफिसिट की वैल्यू निकालने के लिए। फिस्कल डेफिसिट की वैल्यू तुम्हें निकालनी है तो लोन को अभी इंक्लूड मत करो रिसीट में, ताकि हम ये इजीली पता लगा लें कितने का लोन लेना होगा यदि इकोनॉमी को सर्वाइव होना है, इकोनॉमी में सारे खर्चे हमें पेड ऑफ करनी है। तो यहां कहता है फिस्कल डेफिसिट, इट इज ऑल्सो नोन एज बोरोइंग, इट मीन्स एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ओवर टोटल एस्टिमेटेड रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। बोरोइंग को हटा दिया जाए तो कितना हमें एक्स्ट्रा लोन लेना होगा, या बोरोइंग को हटा दिया जाए तो मेरे एक्सपेंडिचर कितने ज्यादा रह गए मेरी रिसीट के कंपैरिजन में। फर्दर कहता है फिस्कल डेफिसिट शोज बोरिंग ऑफ द गवर्नमेंट। अब बोरिंग गवर्नमेंट कर सकती है कहीं से भी, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल एनवायरमेंट से, एक्सटर्नल सेक्टर से, दैट हैज टू बी टेकन फॉर द पेमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। बोरिंग कर क्यों रहे हैं? खर्चे को रिपेड करने के लिए। बोरिंग कर सकते हैं आरबीआई से, पब्लिक से, या फिर एक्सटर्नल सेक्टर से, अब्रॉड से। फिस्कल डेफिसिट का जो फॉर्मूला है वो आ गया टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, या फिर टोटल रिसीट में कौन कौन सी रिसीट शामिल की? एक तो रेवेन्यू रिसीट्स प्लस ऐसी कैपिटल रिसीट्स जो नॉन डेट क्रिएटिंग है, ताकि हम ये पता लगा सकें कितना लोन लेना है। या फिर दूसरा फॉर्मूला में ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट निकालना है तो जितनी भी गवर्नमेंट बोरोविंग्स कर रही है, चाहे वो बोरोविंग्स करे आरबीआई से, चाहे वो करे कमर्शियल बैंक से, या वो करे जनता से, या फिर वो करे रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से, ये सारी बोरोविंग ऐड कर लें। कमर्शियल बैंक और जनता से सरकार लोन कैसे लेगी? अपनी सिक्योरिटी इश्यू करके, जनता को अपनी सिक्योरिटी जारी कर दी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में, अपने बॉन्ड इश्यू कर दिए, या फिर कमर्शियल बैंक को अपनी सिक्योरिटीज इश्यू कर दी। कमर्शियल बैंक ने क्यों खरीदी? क्योंकि उसे एसएलआर मेंटेन करना था। इसके अलावा आरबीआई से डायरेक्ट लोन ले लिया, क्योंकि आरबीआई गवर्नमेंट के लिए बैंकर का रोल प्ले करती है, और रिक्वायरमेंट रही वो बोरो कर लिया एक्सटर्नल सेक्टर से। इसलिए नेट जो मुझे बोरोइंग निकालनी है उसमें इंक्लूड करेंगे जो पब्लिक से बोरोइंग की बाय इशूइंग डेट इंस्ट्रूमेंट, और जो बोरोइंग की कमर्शियल बैंक से इन दी फॉर्म ऑफ स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो मैनेज करने के लिए, इन दी फॉर्म ऑफ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कि जो एसएलआर मेंटेन करना था कमर्शियल बैंक को पैसा इन्वेस्ट करना था गवर्नमेंट की अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में। आगे कहता है रेवेन्यू डेफिसिट कैन बी अ पार्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट। हो सकता है इकोनॉमी में रेवेन्यू डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट का ही पार्ट हो, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं ओवरऑल बोरोइंग को, ये बोल रहे हैं ओवरऑल बोरोइंग। हमेशा ये जरूरी नहीं है कि रेवेन्यू डेफिसिट की वजह से गवर्नमेंट का बजट है वो भी डेफिसिट में आ रहा हो, हमेशा ये संभव नहीं है। मैंने ऊपर बात कर ली थी कि जब जब रेवेन्यू डेफिसिट तो हर बार गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट में ही होगा। रेवेन्यू डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट का पार्ट केवल तब माना जाएगा जब रेवेन्यू डेफिसिट की वजह से गवर्नमेंट का जो ओवरऑल बजट का नेट अमाउंट निकल के आया वो डेफिसिट में आ गया, या फिर रेवेन्यू बजट भी डेफिसिट में, इसके अलावा गवर्नमेंट की जो नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स हैं वो कम है गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर से, उस केस में ही केवल आ सकता है फिस्कल डेफिसिट। ये बात थी बच्चों सबसे पहले वाले पार्ट की, जो है फिस्कल, जो ये बात थी दूसरे वाले पार्ट की जो है फिस्कल डेफिसिट। अब बात करें तीसरे की, प्राइमरी डेफिसिट की। तो प्राइमरी डेफिसिट सिंपल कहता है, इसका फॉर्मूला जो भी फिस्कल डेफिसिट आया जो सरकार को बोरोविंग्स करनी है उस बोरोविंग्स में से माइनस कर ली जाए नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज या फिर नेट इंटरेस्ट पेमेंट। मुझे प्राइमरी डेफिसिट निकालना है तो जो मैंने ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट निकाला, इस ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट में से जो नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स या फिर लाइबिलिटी माइनस कर ली जाए तब प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज या फिर पेमेंट्स का मतलब ऐसे पेमेंट्स जो किए गए उस लोन पर जो सरकार ने लोन लिया, माइनस ऐसी इंटरेस्ट जो सरकार ने रिसीव की किस लोन पर जो सरकार ने दिया, मतलब नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटी निकालना है तो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा इंटरेस्ट पेड माइनस इंटरेस्ट रिसीट या इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो कहता है प्राइमरी डेफिसिट का डेफिनेशन एक्सेस ऑफ ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट ओवर नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटी नोन एज प्राइमरी डेफिसिट। और प्राइमरी डेफिसिट में जो नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटी या फिर नेट इंटरेस्ट पेमेंट है ये निकालेंगे इंटरेस्ट पेमेंट ऑन बोरोविंग्स में से, जो बोरोविंग सरकार ने की कहीं से भी उस पर जो ब्याज बन रही है, माइनस जो लोन सरकार ने इन हाउस दिया, जो लोन सरकार ने इंडिया के अंदर ही दिया उस लोन पर कितनी इंटरेस्ट सरकार ने वसूल की है।
क्योंकि जो लोन सरकार या फिर जो पैसा सरकार बाहर इन्वेस्ट कर रही है वो एक तरह से डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट इनकम मानी जाएगी, वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं की जाएगी। अगला कहता है जो इंटरेस्ट पेमेंट है, अब इंटरेस्ट पेमेंट किस तरह का एक्सपेंडिचर है? इंटरेस्ट पेमेंट है मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दैट्स व्हाई इंटरेस्ट पेमेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो प्राइमरी डेफिसिट की वापस बात कर लें, एक्सेस ऑफ फिस्कल डेफिसिट ओवर इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट मींस नेट इंटरेस्ट पेमेंट, दैट इज इंटरेस्ट पेड माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स माइनस इंटरेस्ट रिसीव्ड विद इन नेट डोमेस्टिक लैंडिंग। और इंटरेस्ट जो पेमेंट सरकार कर रही है वो हमेशा माना जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये बात थी बच्चों ओवरऑल जितने भी बजट डेफिसिट के पार्ट हैं। रेवेन्यू फॉर्मूला था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। दूसरा फिस्कल डेफिसिट फॉर्मूला था टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स, या फिर सारी बोरोविंग्स प्लस कर देंगे, आ जाएगा फिस्कल डेफिसिट की वैल्यू। और तीसरा प्राइमरी डेफिसिट जिसका फॉर्मूला था फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। लेक्चर में बात करेंगे कि जो बजट डेफिसिट का पहला पार्ट है रेवेन्यू डेफिसिट, इसका क्या इंप्लीकेशन रहेगा इकोनॉमी में। जैसे जैसे गवर्नमेंट का डेफिसिट बढ़ा फ्रॉम द रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन, तो इस डेफिसिट बढ़ने की वजह से इकोनॉमी पर क्या प्रभाव आएगा। सबसे पहली बात रेवेन्यू डेफिसिट आएगा कब? जब गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये रेवेन्यू रिसीट से ज्यादा है। या सीधी भाषा में बात करूं तो गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है, जो ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, वो ऑर्गेनाइजेशन खुद के खर्चे पेड ऑफ नहीं कर पा रही है। अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसी संस्था चला रही है कि जो संस्था खुद के खर्चे पेड ऑफ नहीं कर पा रही है, तो इस प्रॉब्लम का क्या इफेक्ट आएगा इकोनॉमी के अंदर। तो इसका पहला इफेक्ट जो आएगा, गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करना स्टार्ट कर देगा। गवर्नमेंट क्या सोचेगी कि यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग काम कर रहे हैं, एक काम करो कुछ लोगों को निकाल दो, या फिर हम जो खर्चे कर रहे हैं अपने एस्टिमेशन से ज्यादा कर देते हैं हर बार, एक काम करो इस बार एस्टिमेशन ही कम कर दो। हम जो पिछले साल तक अपने बजट में अनाउंस कर रहे थे हम इतना खर्चा करेंगे, इतने नए पुल बनेंगे, यहाँ रोड डाली जाएंगी, इतने नए हॉस्पिटल्स बनेंगे, इतने लोगों को रोजगार दिया जाएगा, एक काम करो खर्चे कम कर दो, तब कहीं ना कहीं अपना जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो कम कर सकते हैं। और यदि गवर्नमेंट ने इस तरह की पॉलिसी इंप्लीमेंट की, अगर खर्चा कम किया इकोनॉमी के अंदर, तो खर्चा कम होने की वजह से इकोनॉमी में वेलफेयर होगा रिड्यूस, सीधी बात, लोगों की इनकम हो जाएगी कम, लोगों की इनकम कम, कम माल कम गुड्स और सर्विसेज वो परचेज कर पाएंगे। दूसरा एप्लीकेशन, इफ पीएसयूज आर नॉट एबल टू रिकवर इट्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यदि पीएसयू खुद का खर्चा नहीं जुटा पा रही है, देन इट इज बेनिफिशियल फॉर द गवर्नमेंट टू स्टार्ट दिस इन्वेस्टमेंट। सीधी बात, मैं एक ऐसी दुकान कर रहा हूं जिस दुकान में मेरा खर्चा ज्यादा हो गया और बेचा मैंने कम का, या फिर जो मैंने पैसा रिसीव किया है माल बेचकर, उसके कंपैरिजन में मेरा दुकान का किराया स्टाफ की सैलरी वो ऑलरेडी ज्यादा है, तो अब मैं क्या सोचूंगा इस दुकान को बंद कर दिया जाए। तो ऐसे ही गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में गवर्नमेंट स्टार्ट कर देगी डिसइन्वेस्टमेंट, और जैसे ही डिसइन्वेस्टमेंट होगा गवर्नमेंट मौका देगी हर एक एंटिटी को कि आओ और गवर्नमेंट की कंपनी के शेयर परचेज करो, गवर्नमेंट की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो या फिर मालिक बन जाओ। तो सबसे पहले आएंगे प्राइवेट इन्वेस्टर्स, सबसे पहले आएंगे ग्लोबल इन्वेस्टर्स। अब जैसे ही फॉरेन कंपनीज हिंदुस्तान के अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगी, तो इससे इफेक्ट होगा इंडिया के डोमेस्टिक कंपनीज या फिर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स पे। सीधी बात, अगर फॉरेन कंपनी हिंदुस्तान के अंदर माल बनाना चालू कर देंगी तो दिक्कत आएगी कंपटीशन की, कि वे कंपनी क्या करेंगी अपने प्रोडक्ट को स्टार्टिंग में बहुत कम रेट पर बेचना चालू कर देंगी। कम रेट पर बेचना चालू करने का मतलब कंपटीशन मार्केट में क्रिएट करना, और जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता हुआ जाएगा इंडिया के डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स डिस्करेज होंगे, और डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स डिस्करेज हो गए तो वो खुद प्रोडक्शन करना बंद कर देंगे। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में जो पूरा राज रहेगा, जो पूरा इकोनॉमी को मेंटेन करेंगे कंट्रोल करेंगे, वो फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स करना स्टार्ट करेंगे। आगे कहता है इट लीड्स टू पार्टिसिपेशन ऑफ एक्सटर्नल सेक्टर एंड इकोनॉमिक कंट्रोल लाइंग विद एक्सटर्नल सेक्टर। तो हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है, हिंदुस्तान की जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उस पर कंट्रोल रहेगा फॉरेन सेक्टर का ही। आगे कहता है ऑल्सो डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन में राइज एंड डोमेस्टिक इंडस्ट्री विल डिस्करेज। तो इंडिया के जो लोकल दुकानदार हैं या फिर जो छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं वो बंद होना स्टार्ट हो जाएंगी, और फॉरेन कंपनीज ही इंडिया के अंदर प्रॉफिट कमाना चालू करेंगी। अगला कहता है ड्यू टू रेवेन्यू डेफिसिट गवर्नमेंट स्टार्ट्स बोरोइंग फंड्स। अब मैंने या सरकार ने उस एंटिटी को बंद नहीं किया, सरकार ने ये सोचा ये काम करें, अब इसको बंद नहीं करें, एट प्रेजेंट रेवेन्यू डेफिसिट ही दो है, एक काम करो इन्वेस्टमेंट ही मत बेचो और लोन ले लो। करंट ईयर डेफिसिट है
हम अगले साल मेहनत करेंगे, अगले साल डेफिसिट नहीं आने देंगे, लेकिन करंट ईयर में डेफिसिट का पेमेंट करना ही है। इस डेफिसिट को पेड करने के लिए लोन ले लिया जाए। सरकार यदि लोन लेती है तो लोन का इफेक्ट क्या रहेगा? लोन के इफेक्ट की वजह से, लोन की वजह से गवर्नमेंट की इंटरेस्ट लाइबिलिटीज बढ़ेंगी। अब सरकार ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिया लोन, अब इस लोन की किस्त भरने के लिए, लोन की इंटरेस्ट पेड करने के लिए सरकार क्या करेगी? उस ऑर्गेनाइजेशन से जो गुड्स या फिर सर्विसेज ऑफर कर रही है, उस गुड्स और सर्विस की प्राइस बढ़ा देगी। मैं किसी बिजनेस को चला रहा हूं, मेरे बिजनेस के खर्चे ज्यादा हैं, तो मैं अपने बिजनेस के द्वारा जो माल बेचा जा रहा है, उस प्रोडक्ट की यदि सेलिंग प्राइस बढ़ा दूं, तब तो मैं अपने खर्चे मीट आउट कर पाऊंगा। ऐसे ही सरकार यदि अपने प्रोडक्ट, जो सरकार प्रोडक्ट ऑफर कर रही है कस्टमर्स को या पब्लिक में, उस प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज कर दे, तब इकोनॉमी में डेफिसिट तो होगा रिड्यूस, लेकिन महंगाई बढ़ने लगेगी, सोशल वेलफेयर डिक्रीज होने लगेगा। ये बात थी बच्चों ओवरऑल पहले रेवेन्यू डेफिसिट के इम्प्लीकेशन की इकोनॉमी में, कि गवर्नमेंट हो सकता है अपने खर्चे ही कम कर दे, गवर्नमेंट हो सकता है डिसइन्वेस्टमेंट कर दे, या गवर्नमेंट हो सकता है लोन इंक्रीज कर दे। खर्चे कम करने से वेलफेयर डिक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट बेचने से, डिसइन्वेस्टमेंट करने से अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स डिस्करेज होंगे, और लोन लेने से गवर्नमेंट की जो इंटरेस्ट लाइबिलिटी है वो राइज होगी, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस इंक्रीज होना स्टार्ट होंगे। ये बात थी बच्चों ओवरऑल रेवेन्यू डेफिसिट के इम्प्लीकेशन। फिस्कल डेफिसिट का क्या इम्प्लीकेशन रहेगा इकोनॉमी पे? फिस्कल डेफिसिट का मतलब जो गवर्नमेंट रिसीट्स जनरेट कर रही है, वो रिसीट्स कम है एक्सपेंडिचर के कंपैरिजन में। कौन कौन सी रिसीट? गवर्नमेंट जो रिसीट जनरेट की, रेवेन्यू और नॉन डेट कैपिटल रिसीट, इसके कंपैरिजन में खर्चे हो गए ज्यादा, इसके कंपैरिजन में खर्चे हो गए ज्यादा, तो जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं उन्हें पेड करने के लिए सरकार ने ले लिया लोन। अब सरकार ने जैसे ही लिया लोन, लोन की वजह से इकोनॉमी के अंदर कौन कौन सी समस्याएं होंगी? कुछ समस्या सेम वही रहेंगी जो हमने पिछले रेवेन्यू डेफिसिट में की। तो पहली दिक्कत देखें, वो है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। सरकार जैसे ही फॉरेन सेक्टर से लोन लेना स्टार्ट करेगी, सरकार जैसे ही अपनी बोरोइंग्स राइज करेगी, चाहे आरबीआई से करे या फिर पब्लिक से करे, इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बढ़ने लगेगी। सरकार ने लोन लिया क्यों है? रीपेड करने के लिए। सरकार ने लोन लिया अपने खर्चे रीपेड करने के लिए, तो सरकार ने जैसे ही खर्चे रीपेड किए, इकोनॉमी के अंदर पैसा तो आ गया। इकोनॉमी के अंदर पैसा आने का मतलब डिमांड का क्रिएट होना। तो जैसे ही मनी सप्लाई हुई इंक्रीज, डिमांड होगी इंक्रीज, और जैसे ही डिमांड होगी इंक्रीज, तो गुड्स एंड सर्विसेज की यदि सप्लाई उतनी ही रहेगी, तो मार्केट में इन्फ्लेशन का दौर बढ़ता हुआ जाएगा। तो पहला इफेक्ट है, इट लीड्स टू राइज इन इन्फ्लेशनरी गैप। दूसरा है लेसर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, मतलब क्राउडिंग आउट इफेक्ट। एक हमने फंक्शन पढ़ा था आरबीआई का, या फिर पिछले में हमने देखा, पिछले लेक्चर में, गवर्नमेंट पैसा उधार ले सकती है आरबीआई से, पैसा उधार ले सकती है कमर्शियल बैंक से, पैसा उधार ले सकती है जनता से, पैसा उधार ले सकती है फॉरेन नेशन से। तो यदि आज सरकार खुद आरबीआई से पैसा लेगी, तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा कैसे दे पाएगी? यदि सरकार खुद ही आरबीआई से पैसा लेगी, तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा कहां से आएगा? और यदि कमर्शियल बैंक को आरबीआई करेंसी इशू करेगी ही नहीं, या आरबीआई इकोनॉमी के अंदर करेंसी इशू करेगी ही नहीं, तो मार्केट में पैसा कैसे आएगा? तो आरबीआई के लोन, गवर्नमेंट के लोन लेने की वजह से जो प्राइवेट सेक्टर लोन लेना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं लोन लेने वाले लोगों की भीड़ से हो जाएंगे बाहर। उसे ही नाम दिया गया है क्राउडिंग आउट इफेक्ट का। एज गवर्नमेंट कैन ऑल्सो रेज फाइनेंस फ्रॉम आरबीआई, कमर्शियल बैंक, पब्लिक एटसेट्रा, देन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फॉर दी प्राइवेट सेक्टर विल बी लेस। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए क्रेडिट की अवेलेबिलिटी उतनी ही कम होती जाएगी। अगर सरकार का फिस्कल डेफिसिट और बढ़ेगा, आने वाले में समय में और कम लोन मिलता हुआ जाएगा, और यही कंडीशन बार बार चलती रही, तो सरकार उस फिस्कल डेफिसिट की वजह से डेट ट्रैप में फंस जाएगी, कर्जे के जाल में। कि अब सरकार करेगी क्या? इस कर्जे को पेड ऑफ करने के लिए पहला तरीका तो गवर्नमेंट करेगी, अपने गुड्स एंड सर्विसेज की रेट बढ़ा दो। लेकिन गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज की रेट नहीं बढ़ा पा रही है, क्योंकि हो सकता है गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट पहले ही कर दिया है। तो सरकार क्या करेगी? अपनी टैक्स की रेट बढ़ा देगी, कि हम जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं टैक्स के फॉर्म में, जीएसटी के फॉर्म में, इनकम टैक्स के फॉर्म में, वो रेट इंक्रीज कर देगी। और जैसी रेट इंक्रीज करेगी, गवर्नमेंट की जो क्रेडिबिलिटी है वो इरोड होना स्टार्ट हो जाएगी। कैसे इरोड होगी? अगर सरकार बार बार टैक्स की रेट में चेंजेस करेगी, या फिर फॉरेन नेशंस इंडियन कंपनीज देख रही है सरकार खुद घाटे में आती जा रही है, तो सरकार
घाटे में आने की वजह से, फिस्कल डेफिसिट की वजह से आने वाले समय में और ज्यादा टैक्स रेट इंक्रीज करेगी, ज्यादा रेस्ट्रिक्शन इंपोज करेगी, तो इसका मतलब इस इकोनॉमी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना बुद्धिमानी नहीं। That is, as fiscal deficit rises, government forms policies for rise in revenue receipts. सरकार अपनी revenue receipts को increase करने के लिए पॉलिसी फॉर्म करेगी। क्या पॉलिसी फॉर्म करेगी? अपनी टैक्स की रेट को कर देगी इंक्रीज, अपने गुड्स एंड सर्विसेज की रेट को कर देगी इंक्रीज। और जैसी टैक्स रेट इंक्रीज होगी, उस केस में जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया के अंदर, उन्हें लगेगा अब इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना अच्छा नहीं रहा। अगर इन्वेस्टमेंट हम अपना यहाँ से विड्रॉ कर लें, कहीं दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करें जहां टैक्स रेट कम है, तो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इट लीड्स टू रिडक्शन इन गवर्नमेंट रेटिंग, गवर्नमेंट की रेटिंग रिड्यूस होगी, और जो ग्लोबल और डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो अपने इन्वेस्टमेंट को पुल आउट, इन्वेस्टमेंट खींचना चालू करेंगे, और ये प्राइवेट इन्वेस्टर्स कहीं और इन्वेस्ट करना चाहेंगे, और जो ग्लोबल इन्वेस्टर है वो किसी दूसरे नेशन में इन्वेस्ट करेंगे। इसके अलावा कुछ और इम्प्लीकेशंस वही आ सकता है कि इकोनॉमी के अंदर यदि फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा तो गवर्नमेंट की इंटरेस्ट लाइबिलिटी भी बढ़ेगी, और इंटरेस्ट लाइबिलिटी बढ़ने की वजह से वापस इन्फ्लेशनरी गैप जनरेट होना स्टार्ट होगा। ये बात थी बच्चों को कुछ फिजिकल डेफिसिट के इम्प्लीकेशंस जो आया, इन्फ्लेशनरी गैप, इरोजन ऑफ द गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी और क्राउडिंग आउट इफेक्ट के फॉर्म में, और एक ऊपर वाला इंटरेस्ट लाइबिलिटी सेम वही रहेगा। इसके बाद अगला इम्प्लीकेशन है प्राइमरी डेफिसिट। अब प्राइमरी डेफिसिट का इम्प्लीकेशन सेम यही रहेगा फिजिकल और रेवेन्यू को जोड़कर, क्योंकि प्राइमरी डेफिसिट था क्या? प्राइमरी डेफिसिट का मतलब था एक्सेस ऑफ फिजिकल डेफिसिट ओवर इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो प्राइमरी डेफिसिट कब कब बढ़ेगा? प्राइमरी डेफिसिट बढ़ेगा यदि ये फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है। तो प्राइमरी डेफिसिट कब गिरेगा? जब ये फिजिकल डेफिसिट गिरेगा। तो प्राइमरी डेफिसिट के इंप्लीकेशन सेम रहेंगे फिजिकल डेफिसिट जैसे, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है, प्राइमरी डेफिसिट बढ़ेगा, तो फिजिकल डेफिसिट के जो इंप्लीकेशन होंगे वही इंप्लीकेशन होंगे प्राइमरी डेफिसिट के। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने वाले अपने अगले लेक्चर्स में। प्लस इसके साथ साथ जितना भी हमने आज कंटेंट डिस्कस किया है इस पूरे लेक्चर के माध्यम से, वो आपको हमारी एजुकेशन इनसाइट्स एप्लीकेशन के अंदर मिलने वाला है। वो सारा कोर्स, जितना भी हमने क्रैश कोर्स, वो सारा कंटेंट जो हमने क्रैश कोर्स के अंदर डिस्कस किया है, प्लस हमने जितने भी एमसीक्यू सीरीज ला चुके हैं या फिर लाने वाले हैं, वो सारी इस बुक के साथ ही आपको सॉफ्ट कॉपी में मिलने वाली है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बुक सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों में अवेलेबल है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेक जरूर करें। तो ऐसे रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करते रहेंगे अपने अगले लेक्चर्स में। तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।